अभी नहीं दिख रही, हाँ थोड़ा सा इधर दिख रही। गुड मॉर्निंग। कर दिया चालू? ओके, गुड मॉर्निंग। कल वाला याद है सबको? अभी पूछूंगी, है ना। एक बार ऑनलाइन वालों को देख लेते हैं, इनकी बड़ी शिकायतें आ रही हैं। ये थोड़ा सा पोडियम इधर ही कर लेते हैं ना। अच्छा, ओके ओके। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, कल मुझे पता नहीं था कि आप लोगों की ऑनलाइन क्लास भी चल रही है ना। आज से अपन पूरा ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, तो कल वाला मैं एक बार पूछ लेती हूँ आप सबसे, है ना, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ, आप सब लोग आए थे ना कल? कल नहीं आए थे, है ना। तो क्या करें फिर, आज थोड़ा मतलब बता दें कल वाला, या है ना, थोड़ा सा बता देते हैं। देखो सबसे पहले तो टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसका ओरिजिन यानी उत्पत्ति, डेवलपमेंट यानी परिवर्धन, और तीनों मतलब जिनका समान होता है उसको क्या कहते हैं अपन? टिश्यू कहते हैं। अब टिश्यू को बांटा कितने टाइप में? दो टाइप्स में, एक प्लांट टिश्यू, एक एनिमल टिश्यू। अभी अपन फर्स्टली किस पर फोकस कर रहे हैं? प्लांट टिश्यू पर, है ना। तो प्लांट टिश्यू में कितने टाइप के टिश्यू होते हैं? दो टाइप के, है ना। एक मेरिस्टेमेटिक यानी विभाज्य ऊतक, और एक परमानेंट, है ना। सबसे पहले अपन चलेंगे किस पर? मेरिस्टेमेटिक पर। मेरिस्टेमेटिक में क्या होता है? इनमें लगातार ग्रोथ होती है ना, और मतलब डिवीजन लगातार होता है, विभाजन लगातार होता है। और कहाँ पर होता है? सक्रिय विभाजन जो ग्रोथ होती है, पर मैं अभी दिखाऊंगी भी, है ना। और क्या होता है इनका? साइटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? बड़ा होता है, केंद्रक, है ना। थोड़ा हिंदी इंग्लिश का आप लोग देख, क्योंकि वो शिकायत कर रहे हैं कि मैम आप हिंदी बहुत बोल रहे हो ऑनलाइन वाले, है ना। तो थोड़ा सा, है ना, मैं वैसे दोनों बोल रही हूँ, तो आप देख लेना, है ना। न्यूक्लियस केंद्र क्या होता है? बड़ा होता है। बड़ा हो गया तो क्या होगा? उसमें डिवीजन होगा, है ना। ये होता है, इसकी तो विशेषताएं हो गई। और इसकी जो सेल होती है वो मोस्टली अंडाकार या कैसी होती है? स्पेरिकल होती है ना। ये होता है, ठीक है। उसके बाद क्या चलेंगे? ये तीन टाइप के होते हैं, किसके आधार पर? पोजीशन के आधार पर। मेरिस्टेमेटिक तीन टाइप के होते हैं पोजीशन के आधार पर, है ना। नोट्स कहाँ पर दिखेंगे? नोट्स डलवा दो इनको यार, है ना। तो तीन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले एपिकल, इंटरकैलरी, और देन लेटरल, है ना। एपिकल से क्या ग्रोथ होगी अपनी? पूरा पूरा प्लांट लेंथ ग्रोथ होगी, है ना। देखो जैसे ये रूट, रूट एपिकल है ना, यहाँ से जो ग्रोथ होगी। और ये सूट एपिकल। अभी इसमें क्या फ्लोवरिंग होगी, नहीं तो इसको पूरा दिखता है ना। तो ये क्या है इसका? सूट एपिकल। ये पूरा क्या है? तना है अपना, है ना। ये तना है, दिख रहा है आपको? ये डाइकोट है। तो ये क्या हो गई इसकी? रूट की जड़ हो, जड़ की क्या हो गई? सबसे आगे वाला भाग, शीर्ष भाग हो गया, है ना। इसको बोलेंगे रूट एपिकल। क्या बोलेंगे? रूट एपिकल। और इसको क्या बोलेंगे? सूट या स्टेम एपिकल, ठीक है। ये आगे वाला पार्ट होगा ना, ये एपिकल। यहाँ लगातार ग्रोथ होगी, और ये जो ग्रोथ होगी वो किसकी वजह से होगी? एपिकल मेरिस्टेम की वजह से, शीर्ष विभाज्य ऊतक की वजह से, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है अपना इंटर कैलरी। इंटर कैलरी कहाँ होगा? देखो ये जहां से पत्तियां निकल रही है ना, वो है इसके नोड्स। क्या है? नोड्स यानी पर्व संधियां, ठीक है। आ रहा है समझ में? नोड्स हैं तो नोड्स से क्या, ये जो ग्रोथ होगी ना इस वाले पार्ट में, जो ये लेंथ बढ़ेगी, है ना। अभी गन्ना होता मेरे को तो मैं और स्पष्ट कर पाती, लेकिन ये जो लेंथ बढ़ती है ना, अभी जब ये बिल्कुल इतू सा पादप होगा तो बहुत छोटी होगी ना ये वाली जगह। अब ये बड़ा हो गया तो इतना बढ़ गई, और बड़ा हो जाएगा तो और बढ़ जाएगी, है ना। तो ये वाली जो लेंथ मतलब बढ़ती है, वो किसकी वजह से बढ़ती है? इंटर कैलरी मेरिस्टेम की वजह से, ठीक है। दोनों मेरिस्टेम क्लियर हो गए। अब आता है अपने को विड्थ बढ़ानी है, यानी चौड़ाई बढ़ानी है, मोटाई बढ़ानी है, तो वो किसकी वजह से बढ़ेगी? अपने लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। आ रहा है पीछे तक समझ में सबको, है ना। तो ये अपना प्लांट का है। अब आप कहते हो कि मैम ये जो लीफ निकल रही है ना, देखो लीफ का ये वाला पार्ट जो होता है ना, ये वाला, है ना। जैसे मैंने ये लीफ तोड़ी, ठीक है, तो ये वाला इसको बोलते हैं पूरे को लेमिना या लीफ बेस। पूरे को क्या बोलेंगे? लेमिना या लीफ बेस, है ना। ये जो है ना पिटियोल, है ना, इसको क्या बोलते हैं? पिटियोल। पर्णवृंत, हिंदी में बोलेंगे पर्णवृंत, इंग्लिश में बोलेंगे पिटियोल, है ना। और जिससे जुड़ा होता है उसको बोलते हैं एक्सिल, है ना। जो उसका पार्ट जो जुड़ा होता है उसका हमें कोई काम नहीं है, लेकिन ये पिटियोल है ना, ये काम आएगा। अभी जो अपना नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे ना, कौन सा पढ़ेंगे? कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, उसमें ये काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर होता है। तो अभी तक मेरिस्टेम सबके क्लियर है?
किसी को कोई डाउट है मेरिस्टेम में, है ना? तो एक बार अपन और इसमें से देख लेते हैं ना। देखो ऑनलाइन वालों आप देख लो, फिर शिकायत मत करना। मैम आपकी भी बुकलेट आएगी क्या? मेरी कोई बुकलेट नहीं आ रही, ये नोट्स देख लो आप, है ना? ठीक है, देखो कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनका ओरिजिन, उत्पत्ति, परिवर्धन, डेवलपमेंट और फंक्शन सेम होता है, उनको क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, दो टाइप के होते हैं। इसको यहाँ से ये काट देना है ना, ये हटा दो आप। ऊतकों के प्रमुख प्रकार आएगा यहाँ पे एनिमल, और वो तो है ही ना ऊतक, है ना? तो ये नहीं आएगा, इसको काट दो आप अपने नोट्स में से, है ना? तो टाइप्स ऑफ टिश्यू देखेंगे तो 2 टाइप्स के होंगे, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। ठीक है, इधर से दिख रहा है क्या अब आप लोगों को? हाँ, यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट आएगा अपना कि अब अपन प्लांट टिश्यू पे जाएंगे। प्लांट टिश्यू 2 टाइप्स के हो गए, मेरिस्टेम और परमानेंट, है ना? मेरिस्टेम के भी फिर आगे चल के कितने टाइप हो जाएंगे? 3 टाइप हो जाएंगे। लेकिन मेरिस्टेम के हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लेते हैं, कुछ है ना विशेषताएं देख लेते हैं। ठीक है, तो एक तो ये सक्रिय वृद्धि वाले क्षेत्रों पर पाए जाएंगे, ये सबको पता चल गया। और इनमें क्या होगा? पूर्ण विभेदन नहीं होगा। पूर्ण विभेदन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इनको लगातार विभाजन करना है। ठीक है, क्या नहीं, बहुत कम, मतलब समझ रहे हो कि बहुत कम। जैसे अब ग्रोथ रुक गई, अब मान लो ये प्लांट जितना ग्रोथ करना था वो ग्रोथ कर लिया, अब इसकी लास्ट एपिकल जो वो थी, वर्ड थी, उसने क्या बना लिया? फ्लावर बना लिया। ठीक है, फूल बना लिया, या उसका जो भी सीड बना आगे चल के जो बना, वो उसका लास्ट होगा, तब तो विभेदन हो जाएगा। लेकिन शुरू में नहीं होगा, शुरू में लगातार वो वृद्धि करते रहेंगे ना, इसलिए बोला है पूर्ण विभेदन नहीं होगा। ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने कोई अपनी तरफ से कुछ भी इसमें इंक्लूड नहीं किया है ना। अगर आप लोगों को लैंग्वेज थोड़ी टफ लग रही हो ना, तो मैं इसको इजी भी कर सकती हूँ, पर मैं चाह रही हूँ कि आप वही लैंग्वेज पढ़ें जो पेपर में आती है ना। तो जीवित कोशिकाएं तो क्या करेंगी? अपना लगातार विभाजन करेंगी। ठीक है, तो लगातार विभाजन करेंगी, पूर्ण विभेदन नहीं होता है इनमें। फिर जल्दी इसलिए चल रहा है क्योंकि अपन कल पढ़ चुके हैं इसको, है ना? फिर आता है इसमें क्या है? विभाजन की क्षमता होती है, नई कोशिकाएं बनती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें इंट्रासेल्युलर स्पेस नहीं पाया जाता है। किस में मिलेगा? पेरेन्काइमा में मिलेगा, राइट। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन। जीव द्रव्य गाढ़ा होता है, केंद्रक बड़ा होता है, ये अपन को पता चली गया। ठीक है, अब ये 3 टाइप के होते हैं, किसके आधार पे? लोकेशन भी बोल सकते हैं इसको, पोजीशन भी लिख लेना आप, है ना? पोजीशन, है ना, स्थिति के आधार पर। ठीक है, लोकेशन या पोजीशन, क्या कह रहे हैं? हाँ, जैसे देखो कभी भी सेल डिवीजन होता है ना, तो सेल डिवीजन की क्या स्टेजेज होती हैं? सबसे पहले जो माइटोसिस होता है उसमें, है ना, एक एम फेज होती है और एक, है ना, इंटरफेज होती है। ठीक है, इंटरफेज में होती है G1 S G2। ठीक है, तो ऐसे करके जो स्टेजेज होती है ना, तो उसमें क्या होता है? शुरू में प्रिपरेशन हो रही होती है उसकी, समझ रहे हो? तो उसमें जीव द्रव्य गाढ़ा होगा, केंद्रक जो होगा वो संकुचित होगा। पहले तो क्रोमेटिन ऐसे ऐसे बिखरा हुआ रहता है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या बनते हैं? क्रोमोसोम बनने लग जाते हैं। अब वो कब होगा? जब जिस सेल में कैपेसिटी होगी। अब मुझे मान लो डिवाइड ही नहीं होना, तो मैं तो ऐसे ही पड़ी रहूंगा, है ना? अब मुझे डिवाइड होना है तो उसके लिए पहले से वो तो करना पड़ेगा ना, मतलब प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। इसलिए इनका जीव द्रव्य क्या होता है? गाढ़ा होता है। दूसरा, न्यूक्लियस बड़ा क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियस अगर बड़ा नहीं होगा तो फिर वो डिवाइड, पहले से ही छोटा सा न्यूक्लियस है, उसमें कम होगा और कम होगा क्रोमेटिन, तो फिर आगे वालों में भी तो कम ही जाएगा। तो न्यूक्लियस भी बड़ा होना जरूरी है। और एक अपने जब डिवीजन है नहीं आपके में, नहीं तो मैं पूरा बताती, तो एक इंडेक्स होती है कैरियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म की इंडेक्स, है ना, उसकी वैल्यू जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक सेल डिवाइड नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसलिए केंद्रक बड़ा होना भी जरूरी है। आगे बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब ये 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हो गया अपना एपिकल, है ना, इंटरकैलरी और लेटरल। तीनों को मैंने अच्छे से समझा दिया। किसी को कोई डाउट है ना? ऑनलाइन टर्मिनोलॉजी कंफ्यूज टू अंडरस्टैंड, कौन सी टर्मिनोलॉजी कंफ्यूज कर रही है भाई? ठीक है, देखो एपिकल मेरिस्टेम है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, लेटरल मेरिस्टेम है। 3 टाइप्स के मेरिस्टेम होते हैं ना। एपिकल बिल्कुल कहाँ पर पाए जाएंगे? या तो सूट एपेक्स पर या रूट एपेक्स पर, है ना। इंटरकैलरी कहाँ पे पाए जाएंगे? नोड्स पर पाए जाएंगे। और किस में वो करेंगे वृद्धि? इंटरनोड में वृद्धि करेंगे। ठीक है, और ये कहाँ पाए जाएंगे? साइड में पाए जाएंगे और बिट्स बढ़ाएंगे, है ना, मोटाई बढ़ाएंगे या चौड़ाई बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? फिर ये इसका है ही कि देखो पादप की पूरी लंबाई में वृद्धि होगी इससे, है ना। फिर नेक्स्ट आता है, और इससे किस में वृद्धि होगी? केवल
पर्व के आधार पर होंगे तो पर्व के अंदर वृद्धि होगी, यानी इंटरनोड। ये थोड़ा क्या इंग्लिश हिंदी में कंफ्यूजन है। नोड का तो मतलब होता है पर्व संधि, जो कि हिंदी में थोड़ा बड़ा है ना, और इंटरनोड का मतलब होता है पर्व, है ना, जो पर्व संधियों के बीच में आता है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं, ये तो बता ही दिया लेटरल से, इससे क्या होगा, मोटाई में वृद्धि होगी, विड्थ बढ़ेगी, है ना, चाहे वो जड़ हो चाहे अपन क्या हो, स्टेम हो। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अपन परमानेंट पे चलें। टिश्यू डेफिनेशन, चाहे अपन एनिमल टिश्यू की देखेंगे, चाहे अपन प्लांट टिश्यू की देखें, चाहे परमानेंट टिश्यू की देखें, डेफिनेशन सबकी सेम ही है। क्या है डेफिनेशन, आप बताएंगे पीछे से जो नए आए हैं अभी, टिश्यू की डेफिनेशन बताएं। कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी उत्पत्ति समान हो, डेवलपमेंट समान हो, 3 वर्ड याद रखने, ओरिजिन, डेवलपमेंट और फंक्शन। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, तो उसमें भी ये लिखा है, कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसमें क्षमता। अब आगे चलते हैं स्थायु तक। स्थायु तक में क्या होता है, जो परमानेंट टिश्यू होता है इसमें जनरली सेल डिवीजन की क्षमता नहीं होती है, लेकिन ये कभी भी सेल डिवाइड हो सकती है। ठीक है, इनमें डिफरेंशिएशन होगा और सेल डिवाइड कर जाएगी। मैंने कल आपको बताया था, प्रो मेरिस्टेम, फिर मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, फिर प्राइमरी मेरिस्टेम में भी क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, तब क्या बने, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बने ना। अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू एक बार बन गए, लेकिन अब इनको मान लो कोई जरूरत पड़ गई कि फूड स्टोरेज करना है सपोज, या कोई है ना मतलब इंजरी हो गई उसमें अपने को मतलब प्लांट को वापस बनाना है, तो फिर इनमें क्या होगा, विभाजन होगा। नॉर्मली इनमें विभाजन नहीं होता, जैसे मेरिस्टेम में हो रहा था ना, लगातार हो रहा था, वैसे इनमें नहीं होता। इनमें क्या होगा, जरूरत पड़ने पर ही होगा। ठीक है, तो जनरली इनमें क्या होता है, विभाजन की क्षमता नहीं होती है, लेकिन आ भी सकती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर अब ये कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या जाएगा, हाँ वो तो जाएगा, लेकिन क्यों उसको सिंपल क्यों कहा है, क्योंकि वो सब एक ही टाइप की सेल से मिलकर बने हुए होंगे। ठीक है, तो और ये जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो क्या करेंगे, बहुत मतलब एक से ज्यादा टाइप की सेल होंगी, तो पूरा एक किस में बना होगा, वो एक यूनिट की तरह काम करेंगे। जैसे 4 टाइप की सेल है, तो 4 टाइप की सेल भी पास पास होंगी, और वो एक दूसरे एक ही काम करेंगे, काम तो वो एक ही करेंगे, लेकिन चारों सेल क्या करेंगी, मिलके काम करेंगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं अपना सिंपल टिश्यू, है ना, वही सेम है, देख लो डेफिनेशन तो। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से टाइप हो गए, पेरेनकाइमा हो गया, कोलेनकाइमा हो गया, स्क्लेरेनकाइमा हो गया। ठीक है, पेरेनकाइमा तक कल अपने वैसे पढ़ लिया था, फिर भी अब आज चल लेते हैं, कोई नया स्टूडेंट हो तो। ठीक है, एक तो ये पेरेनकाइमा क्या है, ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं ना, सबसे ज्यादा जो प्लांट में पाए जाएंगे वो यही पाए जाएंगे। इनका दूसरा काम क्या होता है कि ये लिविंग होते हैं। ठीक है, इन पर जो इनकी सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की। ठीक है, और प्राइमरी सेल वॉल होती है इनके अंदर, और सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती है, ये मैंने शायद लिखवाया भी था, है ना। और फिर उसके बाद क्या देखेंगे, इसमें प्राइमरी होती है, सेकेंडरी नहीं होती है, और इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। ठीक है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, और ये स्टोरेज, फूड स्टोरेज का काम करते हैं। अगर इसमें पेरेनकाइमा में हरित लवक आ जाता है, क्या आ जाता है, क्लोरोप्लास्ट आ जाता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल कैसे कलर का होगा, ग्रीन कलर का, फिर इसको क्या बोल देंगे हम, हरित ऊतक, क्लोरेनकाइमा बोल देंगे। ठीक है, अगर ये है ना हाइड्रोफाइट्स यानी जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जो जलीय पादप होते हैं, उनके अंदर होता है, तो क्या होगा, कुछ सेल्स नष्ट हो जाएंगी, एक कैविटी का निर्माण कर देंगे, एक गुहा का निर्माण कर देंगे, और उस गुहा में क्या भरेगा, हवा भरेगी, वायु भरेगी, तो वो उसको क्या प्रोवाइड करेगी, उत्प्लावकता प्रोवाइड करेगी, बायोन्सी प्रोवाइड करेगी, और बायोन्सी प्रोवाइड करेगी तो वो क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे उस पर, है ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं इसको रीड करके बता दूं, ठीक है, तो इंग्लिश वाले सुन लो भैया ना, दिस इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू फाउंड इन प्लांट्स, इट्स सेल्स आर आइसोडाइमेट्रिक। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना है ना। कल इसका मैंने मतलब बताया था, जैसे 2 सेल हैं, लगभग लगभग बराबर किसकी है, डायमीटर की है, इनका व्यास क्या है, बराबर है। जैसे बॉल है, सपोज दैट अपने पास टेनिस की बॉल ले लो, है ना, टेनिस की सारी बॉल का डायमीटर क्या है, सेम ही है ना, समव्यासी ही होती है। अब उनको आप एक जगह रखो तो कोई कंडीशन नहीं हो सकती कि उसमें इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं रहेगा ना, थोड़ा बहुत तो है ना, क्योंकि आप ऐसे ऐसे करके रख के देखो तो थोड़ा सा उसमें बनेगा। तो इसमें अगर ये आइसोडाइमेट्रिक है तो क्या भी इंपॉर्टेंट है, आप कनेक्ट करो एक दूसरे से, है ना, आइसोडाइमेट्रिक है तो क्या होना चाहिए, इंटरसेलुलर स्पेस होना चाहिए। तो अभी अपन देखो, ये रहा नेक्स्ट अपनी लाइन, ये हो गई, कुछ भी रटने जैसा नहीं लग रहा ना।
एक से दूसरा कनेक्ट होता जा रहा है ना, ठीक है। और सेलुलोज मैंने बता ही दिया था कि पतली भित्ति होती है तो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, ठीक है। कोमल भाग होते हैं खाद्य, ये क्या करते हैं, फूड स्टोरेज का भी काम करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि निम्न में से कौन सा वो टिश्यू फूड स्टोरेज का काम करता है, तो उसमें स्क्लेरेनकाइमा दे देंगे, कोलेनकाइमा दे देंगे, ये दे देंगे और मेरिस्टेमेटिक दे देंगे। तो अपने किस पे जाना है, पेरेनकाइमा पे। तो पेरेनकाइमा के 4 जल्दी से बता दो मेरे को। ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं, आइसोडाइमेट्रिक होते हैं, फूड स्टोरेज का काम करते हैं और सेलुलोज पेक्टिन के बने होते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको, है ना। किसी को भी डाउट हो ना मुझे रोक देना है ना, इंग्लिश हिंदी किसी भी चीज में, ठीक है। क्या कह रहे हैं बेटा, क्या करूं, देखो अभी यहाँ से शिकायतें आ रही हैं कि मैम आप हिंदी हिंदी में पढ़ा रहे हो। या तो आप सर को बोल दो कि हिंदी इंग्लिश अलग कर दें ताकि मैं पूरा हिंदी में पढ़ाऊं और पूरा इंग्लिश में पढ़ाऊं, है ना। या फिर आप, मैं बोल तो देखो दोनों शब्द रही हूँ और लिख भी रहे हैं, इसलिए मैंने ना आपको शायद हिंदी इंग्लिश दोनों का दिलवाया है। तो क्या कि किसी को, देखो साइंस में क्या होता है कई बार कि है ना, हाँ जो, लेकिन वो ऊपर वाले बोल रहे हैं ना, मैं इंग्लिश ज्यादा बोल रही हूँ क्या, है ना। देखो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा और मैं ना दोनों बोलने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया आपका, है ना, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं, ये हो गया ना एरन काइमा, पेरन काइमा तक तो समझ में आ गया। इसको वायुत तक लिख लो आप, है ना, एरन काइमा को ये लिख लो, है ना। वैसे ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट एरन काइमा ही लिखा हुआ है, पर फिर भी मैं आपको लिखवा देती हूँ, इसको वायुत तक भी बोलेंगे, है ना। ये इसका फ्लॉट लिख रहा है ना नीचे, फ्लॉट। अब अब मैं क्या करूं, एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है, मेरी गलती थोड़ी है। मैं तो पढ़ती भी हमारे तो देखो, मैंने तो शायद 2010 के बाद कभी अपने सब्जेक्ट में तो हिंदी नहीं पढ़ी, है ना। मेरी तो पीएचडी भी पूरी इंग्लिश में, एमएससी बीएससी सब कुछ इंग्लिश में रहा है। तो तैयारी कर दूं इसको, ठीक है ना। या फिर इसको लिख लो उत्प्लावकता, है ना, ठीक है, उत्प्लावकता लिख दो, इससे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तैरती लिख लो, उत्प्लावकता लिख लो, है ना। आप नीचे इंग्लिश पढ़ लेते, फ्लॉट से समझ में आ जाता कि कोई बात नहीं। अब यार साइंस में थोड़ा सा देखो, साइंस है ही नहीं हिंदी का सब्जेक्ट, है ना। अब इसको जबरदस्ती हिंदी बना रखा है तो हम क्या ही कर सकते हैं बताओ। अपने ना तो राइटर मिलते हैं हिंदी, मतलब हिंदी में है ही नहीं बिल्कुल भी, है ना। तो थोड़ा सा है तो सही। अब देखो मैं भी तो हिंदी में मेहनत कर रही हूँ ना आप लोगों के साथ, मैं फर्स्ट टाइम हिंदी पढ़ रही हूँ, मतलब मैंने हिंदी की किताबें भी खरीदी हैं, तो मेरे लिए भी तो थोड़ा है ना हिंदी वाले वर्ड्स, पर मैं लगातार पढ़ रही हूँ तो आ रहा है, मतलब मुझे भी समझ में, तो आपको भी आ जाएगा। ठीक है, बस आप लोगों के क्वेश्चन सही हो जाएं और इससे ज्यादा क्या ही चाहिए, है ना। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर, ये क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस है, अंतर कोशिकीय अवकाश, है ना। मैं आपका हिंदी का ध्यान रखूंगी, है ना। ओके, अब अपन चलते हैं कॉलन काय में। ये तो अब तक थी जो कल की क्लास थी, है ना। तो अभी आगे अपन नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखो, कॉलन कायमा जो होता है ना, वो है क्या, परमानेंट टिश्यू है ना। कैसा है, सिंपल है। सिंपल है तो इसका मतलब जो उसमें सेल्स होंगी वो सब कैसी होंगी, एक ही टाइप की होंगी, है ना। तो अब दूसरा इसका जो, ये जो कॉमन चीज है ना, अंडाकार और गोलाकार, ये लगभग लगभग सब में है, तो इसको आपको याद नहीं करना है, इसको याद करना है। ये कैसी होती हैं, बहुभुजाकार होती हैं, पॉलीगोनल होती हैं। पॉलीगोनल का क्या मतलब है, देखो जैसे ना लाइक दैट, ऐसे ये कोई षटकोणीय स्ट्रक्चर हो गई, ये हो गई, है ना। फिर इसमें अपन ऐसे देख लेंगे, ऐसे करके। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो ये कोने है ना, ये वाले, ये कोने है ना, ये सारे और सेल्स भी होंगे ना, बहुत सारी, है ना, अब पूरा होगा। ये वाले जो कोने हैं,
इसको क्यों, पॉलीगोनल का मतलब होता है पॉली यानी बहु, गोनल यानी कोण, जिसमें ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे कोण हो। तो ये क्या हो सकता है, ट्राइंगल भी हो सकता है, ऑक्टाएंगल भी हो सकता है यानी 8 भुजाएं हो सकती हैं, हेक्साएंगल भी हो सकता है यानी 6 भुजाएं हो, है ना, सेप्टाएंगल भी हो सकता है 7 भुजाएं हो, या पेंटाएंगल भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे मैंने सपोज दैट ये बनाया, तो ये क्या है अपना पेंटाएंगल, 5 है ना इसमें, कौन है, 1 2 3, है ना। लाइक फुटबॉल की स्ट्रक्चर याद है आप लोगों को, उसमें कुछ पेंटाएंगल होते हैं, कुछ हेक्साएंगल होते हैं, वैसा ही सेम टू सेम ये होता है ना। अब फुटबॉल को आप बीच में से फाड़ के उसकी परत बना दो, एक चादर की तरह बिछा दो उसको, तो यही टिश्यू बन गया, सेम टू सेम, है ना। अब इसमें क्या है कि इसके जो कोने हैं ना, इन पर अगर सपोज दैट ये गोल होता तो क्या होता, ये इंट्रासेलुलर स्पेस होते बीच में, होते कि नहीं होते, जैसे ये गोल बना लिया मैंने, तो ये बीच में क्या हो गया, इंट्रासेलुलर स्पेस हो गए। अभी जहां से टच हो रहा है ना, वहां पर और यहाँ पर और यहाँ पर क्या हो जाए, सेलुलोज और पैक्टिन का क्या हो जाए, डिपोजिशन हो जाए, है ना। डिपोजिशन को हिंदी में कहेंगे अवक्षेपण, है ना, अवक्षेपण कहेंगे, ठीक है, यानी ये जम जाए उस पर आकर, है ना। तो ये अवक्षेपण हो जाए इसका, है ना, पेक्टोज और सेलुलोज का। क्या याद रखना है आपको, सेलुलोज और पेक्टोज, है ना, पैक्टिन या जो भी आप याद रख सको, सेलुलोज और पैक्टिन का क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो स्ट्रक्चर बनेगी वो किसकी स्ट्रक्चर होगी, कोलेनकाइमा की। दूसरी बात, ये कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं, कैसे होते हैं, जीवित होते हैं। ठीक है, ये मरे नहीं है, मरे क्यों नहीं है, क्योंकि इन पर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं हुआ है ना। स्क्लेरेनकाइमा जो अपना नेक्स्ट होगा उस पर क्या हो जाएगा, लिग्निन का डिपोजिशन हो जाएगा, और जब लिग्निन का डिपोजिशन हो जाएगा तो उनका प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और वो मर जाएंगी। तो वो सेल कैसी होंगी, डेड सेल होंगी, मरी हुई होंगी, मृत होंगी, और ये कैसा है अपना, लिविंग है। अभी अपन ने क्या देखा, मेरिस्टेम देखा, वो भी लिविंग था, पेरेंकाइमा देखा, वो भी लिविंग था, और ये भी लिविंग है। अपने जितने भी सिंपल टिश्यू है उसमें एकमात्र मृत है, वो क्या है, स्क्लेरेनकाइमा। अब इसके कोनों पे डिपोजिशन है, ठीक है, तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, यांत्रिक सहारा प्रदान करेगा। यांत्रिक सहारा से आप मतलब समझते हैं, जैसे सपोज दैट अपने बोन्स नहीं होते तो क्या होता, ऐसे उठाते और यहाँ पटक देते अमीबा की तरह, यही होता है ना। अपने बोन्स अपने में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, मैकेनिकल सपोर्ट, कि अपन खड़े हैं, चल पा रहे हैं, मूवमेंट करवा रहे हैं, सब समझ लो। अब प्लांट ऐसे खड़ा है ना, तो उसमें क्या कोई ना कोई तो ऐसा टिश्यू होना चाहिए जो उसको यांत्रिक सहारा प्रदान करे, सही बात है कि नहीं। ब्लैक हो गया है बोर्ड, यार बोर्ड तो ग्रीन है, हो जाता है क्या, अच्छा, फोन किसको करूं, आज वाले नोट्स मिल गए ना सबको, वो बता रहे हैं ऑनलाइन वाले कि बोर्ड ब्लैक हो गया है। ठीक है, तो बोलने में स्पीड ज्यादा है क्या, नहीं तो मतलब स्लो बोलूं, अच्छा तो हाँ, अपन क्या पढ़ रहे थे, हाँ, तो ये कैसा ऊतक है, जीवित ऊतक है, ठीक है। ये और जो स्क्लेरन कायमा होगा वो कैसा होगा, मृत होगा, डेड होगा, क्योंकि उस पर लिग्निन का डिपोजिशन होगा। इनको थोड़ा कंपैरिजन करके पढ़ना, इनके ना देखो, जैसे जहां पर स्क्लेरन कायमा लिखा हुआ है ना, वहीं पे आप डैश करके लिख लो लिविंग टिश्यू, है ना, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। नहीं, कॉलन कायमा, स्क्लेरन कायमा के लिए तो डेड लिखवाऊंगी, है ना। कॉलन कायमा के लिए लिखो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, जीवित यांत्रिक ऊतक। अंदर लिखा हुआ है, आप बाहर लिखो, मैं कह रही हूँ ना एक बार, सबसे बाहर ये आपको याद होना चाहिए। जो स्क्लेरन कायमा हेडिंग है ना, उसमें डैश लगा के लिख दो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, जीवित यांत्रिक ऊतक। और ऐसे ही सेम स्क्लेरन कायमा के आगे लिख लो मृत यांत्रिक ऊतक। अभी यांत्रिक ऊतक तो ये दोनों है, क्योंकि दोनों ही क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एक सहारा प्रदान कर रहे हैं पेड़ को खड़े रहने के लिए, ठीक है। लेकिन क्या है कि वो तो मृत है, स्क्लेरन कायमा तो, है ना, और ये कैसा है, जीवित है। स्क्लेरन कायमा के लिए लिखो मृत यांत्रिक ऊतक, और इंग्लिश वाले लिखेंगे डेड, क्या, हाँ अंडाकारी होते हैं ये तो।
कोई फर्क नहीं पड़ता, गोलाकार अंडाकार, मैं कह रही हूँ गोलाकार अंडाकार पे ध्यान ही नहीं देना, इसमें तो किस पे ध्यान देना, समव्यासीय पे। हाँ वहां पे क्या देना है, अपना पॉलीगोनल पे, बहुभुजाकार पे, ठीक है। क्योंकि अंडाकार गोलाकार तो सभी होते हैं, सेल बढ़ रही है मान लो, और जैसे मैंने अपना मान लो इसका डाइसेक्शन किया, ठीक है, मैंने इसको काटा है ना, छोटे छोटे सेक्शन में काटा, इस पे वो डाला, और है ना मैंने इसको माइक्रोस्कोप में देखा, अभी इसकी सेल जस्ट ग्रो कर ही रही है, ठीक है, पूरा आकार नहीं लिया उसने, और मेरे को दिख गई अंडाकार, तो मैंने अपनी थीसिस में क्या लिख दिया कि अंडाकार होती है। दूसरे ने देखा कि फुल ग्रोथ हो गई, उस टाइम पे इसको काटा और गोलाकार हो गई सेल, तो उसने क्या लिख दिया, गोलाकार। तो गोलाकार अंडाकार पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, मेरी गारंटी नहीं आएगा, है ना। क्या आएगा वो मैंने आपको बता दिया, उसमें आइसोडाइमेट्रिक और इसमें पॉलीगोनल, ठीक है। देखो मैम हमें भी नोट्स नहीं निकलवाने हैं क्या, लिखना ही पड़ेगा। नहीं निकलवाओ ना नोट्स, कौन मना कर रहा है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं ना, तो इसमें आप इस पर अंडरलाइन कर लो, है ना, पॉलीगोनल पे, ओके। अभी देखो पॉलीगोनल, इसमें आगे नेक्स्ट जो डायग्राम दे रखा है उसमें ये रहा, देखो दिख रहा है आपको पॉलीगोनल, है ना। और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाली चीजें, है ना, ये किसका डिपोजिशन है, सेल्यूलोज और पैक्टिन का, ठीक है। और ये कैसी सेल है, लिविंग सेल है ना, और मैकेनिकल टिश्यू है, ठीक है। ये 3-4 बातें ही याद रखनी है इसमें, हमको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है ना। अब देखो इस ऊतक की कोशिकाएं गोलाकार, अंडाकार और बहुभुजाकार होती हैं, कोलन काइमा। द सेल इज टिश्यू आर स्पेरिकल, ओवल और पॉलीगोनल, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, इन कोशिकाओं में अंतर कोशिकीय स्थान के सामने कोणों पर क्या हो जाता है, कोशिका भित्ति में जो डिपोजिशन होता है सेलुलोज और पैक्टिन का, ठीक है, सेलुलोज और पैक्टिन का क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है, जमाव हो जाता है ना। बेटा आप है ना थोड़ा सा फोकस करो, है ना, या तो आप आगे आ जाओ, हाँ हाँ ठीक है ना। और इसके बाद अब हम क्या होता है, लचकता प्रदान करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, एक तो होता है अपना कॉलन काइमा, एक होता है स्क्लेरन काइमा, ठीक है। अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो क्वेश्चन दे देगा कि डाइकोट की, यानी डाइकोट यानी द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री समझते हो, जैसे दाल देखी है आपने, दो बीजों में कन्वर्ट हो जाती है, वो उसके बीज पत्र होते हैं ना। चना की दाल सबने देखी होगी, चना यो 2 टुकड़ों में टूट जाता है। गेहूं को आप ऐसे तोड़ सकते हो क्या, नहीं। तो गेहूं क्या है, मोनोकोट है। चना क्या है, डाइकोट। और भी मैं आगे पढ़ाऊंगी तो खूब सारे आपको एग्जांपल बता दूंगी। मोस्टली अपने जो आसपास दिखते हैं वो सब डाइकोट है। ज्यादातर जो अपने जो सीरियल्स फसलें हैं ना, क्रॉप्स जो हैं, वो क्या है, मोनोकोट है। चावल हो गया आपका, गेहूं हो गया, जौ हो गया, है ना, रागी हो गया, जो आसानी से 2 टुकड़ों में नहीं टूट सके, ठीक है, वो मोनोकोट हो गए। अब अपन चलते हैं कि जैसे तना है ना, तने में क्या होता है, सबसे जो बाहरी लेयर जब अपन उसका सेक्शन काटते हैं तो एपिडर्मिस होती है ना, अभी मैं आपको बना के बताऊंगी। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होती है हाइपोडर्मिस, है ना। क्या होती है, अधस त्वचा हाइपोडर्मिस, है ना। हाइपोडर्मिस को क्या बोलते हैं हिंदी में, अधस त्वचा, है ना, ठीक है। हाइपोडर्मिस याद रख लेना, है ना, थोड़ा सा मुश्किल है इसको बोलना, है ना। तो हाइपोडर्मिस होती है। अब ये हाइपोडर्मिस क्या करती है, उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब हम देखते हैं क्या ना, जैसे हरा तना होता है, आप बताओ उसको तोड़ना आसान है कि जब वो एकदम सूख जाता है उसको तोड़ना आसान है, सूखे हुए को आसान है ना। उसको अपन क्यों नहीं तोड़ पाते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें ये वाला टिश्यू है, वो मरा नहीं है, वो जिंदा है ना। और जिंदा है और इसमें सेलुलोज और पैक्टिन का जमाव है, तो इसको तोड़ना क्या है, मुश्किल है ना। अपन देखते हैं आंधी चल रही है ना, आंधी चल रही है, पेड़ ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल गिरे हुए से, है ना, जो पतले पतले से पेड़ होते हैं ना, लेकिन वो टूटते नहीं है, देखा है ना। कितना बार ऐसे मतलब पतले पतले से पेड़ खड़े रहते हैं, बिल्कुल गिर जाते हैं, लेकिन वो टूटते नहीं है ना। वहीं आप गेहूं में जाओ, गेहूं में जैसे ही थोड़ी सी आंधी बरसात हुई और वो गिर गए, बोलते हैं ना, गांव से कितने लोग हैं यहाँ पे, खेत में गेहूं सबने देखे होंगे ना खड़े हुए, फिर बारिश होती है कई बार वो गिर जाते हैं और उनको अपन उठा भी नहीं पाते, मतलब उनमें अपोजिट साइड से भी अगर अपन विंड का फ्लो कर दें तो भी अपन उनको उठा नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि उसमें स्क्लेरन काइमा, और स्क्लेरन काइमा कैसा है, डेड है, डेड है, तो उसको नहीं अपन वो वापस से, भाई जैसे प्रोटोप्लाज्म होगा, लिविंग सेल होगी, जीवित सेल होगी, उसमें प्रोटोप्लाज्म होगा। अब वो गिर गए, है ना, सपोज दैट, है ना, गिर गए, लेकिन उसमें है तो वो प्रोटोप्लाज्म में क्या होगा, मूवमेंट होते हैं, क्रमाकुंचन की गतियां होती हैं, तो उससे क्या होगा, वापस खड़ा होगा। लेकिन जो पहले से डेड है और वो गिर गया, तो उसको नहीं उठा सकते। समझ रहे हो, मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो जो स्क्लेरन काइमा होती हैं वो किस में पाई जाती हैं, मोनोकॉट में पाई जाती हैं। आप इससे, मैं इसलिए इसको इतना समझा रही हूँ कि
मोनोकॉट आप गेहूं से याद रख लेना कि गिरेगा तो वापस नहीं उठेगा, नहीं उठेगा तो मरा हुआ है, और मरा हुआ कौन सा ऊतक है? स्क्लेरेन्काइमा। आ गया सबको समझ में? यहाँ तक कोई हिंदी बोल मतलब समझ में आ रहा है ना आपको, है ना? ये तो आपके गांव खेतों से जुड़ी हुई बातें हैं तो सबको समझ में आ रही होंगी, है ना? अब अपने वो भी देख लिया कि भाई ग्रीन है तो वो नहीं टूट पा रहा है ना, तो उसमें क्या होगा, इसके हाइपोडर्मिस में क्या होगा, कोलेनकाइमा। तो अपने डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि डाइकोट के हाइपोडर्मिस में कौन सा ऊतक होता है, तो अपन किस पे जाएंगे, कोलेनकाइमा पे। अगर मोनोकोट के लिए पूछेगा तो कौन सा जाएगा, स्क्लेरेन्काइमा। ये लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। इन कोशिकाओं में अंतर कोशिकीय, ये तो हो गया पैक्टिन सेलुलर का लचकता और दृढ़ता प्रदान करते हैं, ये भी हो गया है ना, ठीक है। ये रहा, ये जीवित यांत्रिक ऊतक है, ठीक है, इस पे स्टार लगा लो। अब आप सोचो, इसको जब कॉलेज प्रोफेसर में पूछ सकते हैं तो आपका तो उससे छोटा ही एग्जाम है और इसका ही है, मतलब तो किसी में भी पूछा जा सकता है, है ना। तो ये हो गया। अब देखो ये एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है यूं की त्यों कि ये पत्ती के, मैंने भी बताया था ना पिटियोल, ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसमें होता है, तभी तो ये पत्तियां देखो खूब हवा में होती हैं लेकिन टूटती नहीं है ना। और जो जो अपन बसंत ऋतु जब आने वाली होती है उससे पहले पतझड़ आता है ना, तो मैं आपको बताऊंगी जब फ्लोएम पढ़ाऊंगी, तो उसमें कैलोज की पट्टी जम जाती है, तो यहाँ से क्या होने लग जाता है, इसको वो नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, तब ये टूटने लगेगी। तो वो एक अलग चीज है, और लेकिन ये हवा की वजह से नहीं टूटेगी क्योंकि इसमें क्या है, कोलेनकाइमा, ठीक है। तो ये पौधों के विभिन्न भागों जैसे कि पत्ती तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है ना, ये पौधों को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है। इस प्रकार को एपिडर्मिस के नीचे मैं बता दी हाइपोडर्मिस होती है ना, आप उसका नाम याद रख लो, मैं यहाँ लिख देती हूँ, है ना। एपिडर्मिस के नीचे जो परत होती है उसको हाइपोडर्मिस कहते हैं, हाइपोडर्मिस, ठीक है। और इसको हिंदी में ऐसे लिख लो, हाइपोडर्मिस, ठीक है। और ज्यादा हिंदी चाहिए किसी को तो ये लिख लो, अधस त्वचा, ठीक है। ये 3 वर्ड आप लिख लो, जो आपको सुटेबल हो वो तीनों में से कोई एक लिख लो, है ना। सही बात है प्रियंका दीदी। यार आप लोग आपस में बात मत करो ना, फिर टॉपिक कैसे समझ में आएगा। इनके नोट्स नहीं डाले क्या? ये कह रहे हैं कि हमें भी नोट्स पहले डलवा दो। ये जो है ना, ये पॉइंट बनाता है, इसे पिटियोल बोल रहे हैं, ये वाली जो जगह है, ये जो दिख रहा है ना आपको मेरे दोनों हाथों के बीच में, देखो बच्चों, ये जो है इसको क्या बोल रहे हैं, पिटियोल, यानी पर्णड ब्रंथ। पर्णड यानी पत्ती, है ना। इससे जो ब्रंथ यानी डंठल जो लगा हुआ है, तो जो पत्ती से डंठल से जिससे जुड़ी हुई होती है, पर्णड ब्रंथ कह देंगे। नहीं नहीं, ये कह रहा है कि एक तो पिटियोल के हाइपोडर्मिस में, यानी इसके अंदर की साइड। अभी क्या होता है देखो, इसके अपन ऐसे ऐसे ब्लेड से क्या करते हैं, सेक्शन काटते हैं, फिर ठीक है अपन उसको मतलब सेफ्रिन वगैरह से स्टेन करके देन अपन उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, है ना। तो फिर इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर अपने को दिखाई देती है, ठीक है। देखो वो ऐसी होती है, जैसे देखो सबसे बाहर तो होगी, सबसे बाहरी जो परत होगी उसको तो बोल देंगे एपिडर्मिस, ठीक है। इसके नीचे है ना ऐसे ऐसे कोशिकाओं की परत होगी, ठीक है। ये पेंटागोनल भी हो सकती हैं, जैसे कि अपन देखा, हेक्सागोनल भी हो सकती हैं। इसको बोलेंगे अपन हाइपोडर्मिस, हाइपो यानी नीचे, है ना। एपिडर्मिस के नीचे है, इसलिए इसको क्या बोल दिया अपन ने, हाइपोडर्मिस। आ गया समझ में यहाँ तक, है ना। तो इसको हाइपोडर्मिस, अब आपके में इंटरनल स्ट्रक्चर है नहीं तो देखो अपन जड़ की भी जब अपन एनाटॉमी पढ़ते हैं ना, रूट की मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट, स्टेम मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम, लीफ, सबके इंटरनल स्ट्रक्चर करते हैं, पर आपके में टिश्यू सिस्टम भी नहीं है, ओनली क्या है, टिश्यू है। तो अभी मैं आपको बना के बता दूं आपको मैडम, अच्छा ये एपिडर्मिस हो गई, ये हाइपोडर्मिस, इसके नीचे फिर एंडोडर्मिस आएगी, फिर है ना पेरीसाइकिल आएगा, फिर कॉर्टेक्स आएगा, फिर कॉर्टेक्स को मिला के सारे को ग्राउंड टिश्यू बोलेंगे, फिर उसके नीचे वेस्कुलर बंडल आएंगे, फिर वेस्कुलर बंडल में प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, फिर फ्लोएम, प्रोटोफ्लोएम, मेटाफ्लोएम, फिर पिथ, रिफ्स। क्या मतलब है बताओ आपका, है ना। तो बस आप इतना याद रखो, हाइपोडर्मिस, है ना। तो कोई इसका है ही नहीं, कोई साइंस ही नहीं है आपके में, ना। ठीक है, हाइपोडर्मिस समझ में आ गई।
देखो, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्या है आपके 9th वाली एनसीईआरटी में तो नहीं है, ठीक है, ये है 11th की एनसीईआरटी की। पर क्या है कि डायरेक्ट पूछा जाता है कि कुकुरबिटा के तने में कॉलन काइमा कैसी होती है, तो ये होती है धब्बे नुमा या पैचेज वाली, ठीक है। तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बार, है ना। और तो एक इसको याद रखना है, एक सूरजमुखी के तने के लिए पूछेगा तो ये लगातार होती है ना, होमोजीनस होती है, मतलब लगातार होती है, उसमें कोई पैचेज वगैरह नहीं पाए जाते। तो अपने को दो ही बातें याद रखनी है कि अगर वो कुकुरबिटा, डायरेक्ट कुकुरबिटा समझ रहे हो कौन से वो आते हैं इसमें, कौन से आते हैं, ककड़ी, ककड़ी जानते हो, खीरा, है ना। तो ये सारे ककड़ी, खीरा और तरबूज खरबूज वाली जो फैमिली होती है ना, उसको कुकुरबिटेसी बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, वही वही कद्दू फैमिली जिसको बोलते हैं ना, तो वो इसमें कौन से आते हैं, ये कुकुरबिटा। तो अगर आपको डायरेक्ट कुकुरबिटा ही नाम देगा, है ना, कि कुकुरबिटा में कैसा कॉलन काइमा पाया जाता है, या हाइपोडर्मिस में धब्बे नुमा, है ना, कि यहाँ है फिर नहीं है, फिर है फिर नहीं है, फिर है फिर नहीं है, इस टाइप से, है ना। तो जो पैचेज के फॉर्म में वो होता है, पैचेज की फॉर्म में, तो ये तो होता है कुकुरबिटा में। आप बस इसको पूरी लाइन को नहीं लिखो ना, तो बस इतना लिखो, कॉलन काइमा पैचेज कुकुरबिटा, और कॉलन काइमा होमोजीनस, मतलब एक लाइन में सूर्यमुखी, बस इतना सा याद रख लो, है ना। ये बोल रहा है वो तो अभी जो मैं आपको बताई हूँ ना, ये एपिडर्मिस के नीचे यानी हाइपोडर्मिस, ठीक है। एनसीईआरटी में यही लाइन है, इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, या तो आपको बोलेगा कि एपिडर्मिस के नीचे, या डायरेक्ट क्या बोल देगा, हाइपोडर्मिस, ठीक है। शाकीय द्विबीजपत्री, युवा द्विबीजपत्री, मतलब यानी यंग, जैसे ये है यंग है, अब ये ओल्ड हो जाए यानी इसका पूरा मैच्योरेशन हो जाए, है ना, तो उसको क्या बोल देते हैं अपन, इसमें मैच्योर बोलते हैं या यंग बोलते हैं। जो शुरू में ग्रोथ करता है कोई भी प्लांट तो उसको यंग प्लांट बोलते हैं ना, थोड़ा 5-10 साल का हो जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं, मैच्योर प्लांट बोल देते हैं ना, ठीक है। तो क्या क्या बनेगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन तो इन दो चीजों से आएगा बस, कि कॉलन काइमा धब्बे नुमा को किस में पाया जाता है, कौन सी फैमिली में पाया जाता है, तो आंसर जाएगा कुकुरबिटा, ठीक है। अगर पूछे कि कॉलन काइमा है ना एक समांगी परत किस में होती है, यानी होमोजीनस लेयर किस में होती है, तो वो किस में जाएगा, सूर्यमुखी के तने में। क्वेश्चन तो ये बनेगा, है ना। अब उसको समझाने के लिए आपको बता रखा है कि कॉलन काइमा इसमें मिल कहाँ रहा है, तो वो तो मैं इतनी देर से गला फाड़ के बता रही हूँ कि हाइपोडर्मिस में मिलता है, हाइपोडर्मिस के अलावा कहीं नहीं मिलता, तो बस वो चीज याद रखनी है कि हाइपोडर्मिस में मिलता है। हाइपोडर्मिस बोलेगा या क्या बोलेगा आपको, एपिडर्मिस के नीचे, एपिडर्मिस के नीचे भी क्या है, हाइपोडर्मिस ही है। तो आपको समझ में आ गया यहाँ तक, है ना। फिर अब ये नीचे लिख ही रहा है, देखो, कॉलन काइमा द्विबीजपत्री तनों की अधि त्वचा, है ना, यानी हाइपोडर्मिस में पाया जाता है, इसे अधि त्वचा भी बोलते हैं, इसे ऐसे करके भी लिख सकते हैं, अधस त्वचा, ठीक है, और इसको हाइपोडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। ये लाइन याद रखना है बस आप। नहीं नहीं नहीं, हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस के नीचे होती है, सेकंड लेयर होती है, ठीक है। और ये के तो ये तो सरल ऊतक जटिल ऊतक नहीं, हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस सब सरल ऊतक ही हैं। जटिल ऊतक कौन सा है इसमें, जो वेस्कुलर बंडल आगे जाइलम फ्लोएम जाएगा ना, ये सब देखो, एपिडर्मिस तो मान लो आप, एक तरह से मान लो आप इसको पेरेन्काइमा, ठीक है। हाइपोडर्मिस क्या हो गई, कॉलन काइमा हो गई, ठीक है। और आगे की वाली सेल है वो आगे डिपेंड करेंगी कि वो आगे यांत्रिक सहारा प्रदान कर रही है, तो अपन क्या बोल देंगे उसको, स्क्लेरन काइमा। नहीं तो जो मोस्टली प्लांट पार्ट होते हैं वो किसके बने होते हैं, थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, बताओ, पेरेन्काइमा के। तो बाकी पूरा क्या भरा हुआ है, सब पूरा टिश्यू पेरेन्काइमा है, ठीक है। जब तक आपको स्पष्टली वो नहीं बोलेगा कि ये है, इसने बोला है ना कि हाइपोडर्मिस में कॉलन काइमा होता है, तो अपने को जाना है, नहीं तो अपन तो क्या मानते सब पेरेन्काइमा का बना हुआ है, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ में, किसी को पीछे तक दिक्कत है, किसी को आ रहा है ना समझ में। तो अब मैं आपसे पूछूंगी कि डाइकोट की हाइपोडर्मिस में कौन सा ऊतक होता है, तो आप क्या बताएंगे मुझे, कॉलन काइमा। और अगर मोनोकॉट का पूछूंगी तो क्या बताओगे, स्क्लेरन काइमा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, ऑनलाइन वालों बताओ कोई दिक्कत, पीडीएफ कहाँ से यार, इनको पीडीएफ का करवा दो ना, कि पीडीएफ के अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं है इनका। जमाता कमजोर होता है ये, एक तो ये आपस में बातें करते रहते हैं ना, कुछ समझ में भी नहीं आता, ठीक है। तो अब अपन आते हैं किस पे, स्क्लेरन काइमा पे। कॉलन काइमा क्लियर है सबको, एक बार मुझे रिवाइज करा दो जल्दी से। कॉलन काइमा क्या है, सिंपल ऊतक है, ठीक है, सिंपल टिश्यू है। दूसरा उसमें क्या होगा, सेल्स का टाइप कैसा होगा, पॉलीगोनल होगा, कैसा होगा,
बहुभुजाकार होगा, पॉलीगोनल होगा। डिपोजिशन किसका होगा? सेलुलोज और पेक्टिन का। किस पर होगा? किनारों पर, क्योंकि नाम क्या है? स्थूल कोण ऊतक है ना। इंग्लिश हिंदी देखो कितनी स्पष्ट है। स्थूल यानी कठोर, कोण यानी कोनों पर, जमाव है कठोर, जमाव होने से तो कठोर हो ही जाएगी ना कोई चीज, तो स्थूल कोण ऊतक, तो जमाव कहाँ पर होगा? कोनों पर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं, ये पाए कहाँ जाते हैं? द्विबीजपत्री प्लांट्स की हाइपोडर्मिस में, ठीक है। और अगर अपन से पूछेगा कुकुरबिटा में कैसे होते हैं, तो कैसा जाएगा? पैचेज के फॉर्म में, धब्बों की फॉर्म में। और अगर सूरजमुखी के लिए पूछेंगे तो कैसा जाएगा? एक समान परत या समांगी या होमोजीनस, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये होते कैसे हैं? लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, जीवित यांत्रिक ऊतक, ठीक है। अब ये आ गया। हाँ, अब देखो स्क्लेरेन्काइमा क्या है? एक तो ये इसमें दो टाइप की सेल होती हैं। अब आप कहोगे कि मैम जब इसमें दो टाइप के हैं, इसके आकार दो टाइप का है, तो आप इसको सिंपल में क्यों रख रहे हो, उसमें क्यों नहीं रख रहे कॉम्प्लेक्स में? आ रहा है ना क्वेश्चन सबके दिमाग में कि नहीं पकड़ पा रहे हो? भाई मैं कह रही हूँ कि इसमें दो टाइप की सेल है ना। तो आप तो ये कहोगे ना कि मैम आपने कहा कि सिंपल में ना सारा एक ही टाइप की सेल होती हैं और कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे टाइप की सेल होती है, इसलिए अपन ने उसको कॉम्प्लेक्स बोला है। तो इसमें टाइप तो दो है ना, लेकिन इसकी उत्पत्ति एक से ही हुई है, समझ रहे हो? ओरिजिन इसका एक से ही हुआ है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जिसको जैसी जरूरत है उस हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से ये क्या हो गई? मॉडिफाइड हो गई, ठीक है। मैम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए अलग से क्लास ले लो। अब वो यार सर से बात करो, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, स्क्लेरेन्काइमा को इंग्लिश मीडियम में भी स्क्लेरेन्काइमा बोलेंगे ना? कोई दिक्कत तो आ नहीं रही, आप भी इंग्लिश मीडियम से हो तो इतना तो समझ सकते हो, जबरदस्ती का है इनका, ठीक है। तो स्क्लेरेन्काइमा हो गया। स्क्लेरेन्काइमा में क्या होता है? रूप यानी फॉर्म, है ना। संरचना, स्ट्रक्चर और ओरिजिन, उत्पत्ति और विकास के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा है? दो भागों में, स्क्लेरिड्स और स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर, है ना। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, आपने अमरूद खाया होगा सबने, चीकू खाया होगा, तो अपन खाते हैं तो वो थोड़ा करकराहट सी लगती है ना, है ना। तो वो होती है उसमें स्क्लेरिड्स कोशिकाएं। क्या होती है? स्क्लेरिड्स कोशिकाएं होती है ना। जैसे गन्ने का जो फाइबर होता है, बिल्कुल फाइबर जो उसमें से जूस निकाल लिया है ना, वो क्या होते हैं? स्क्लेरिड्स फाइबर होते हैं, ठीक है। और ऐसे जो वो देखा नारियल, एक तो नारियल का जो बीज वो जो तो होता है, मतलब जो खोल होता है ना, तो खोल होता है वो, उसमें बहुत सारे फाइबर होते हैं, नारियल के रेशे सबने देखे होंगे, है ना। तो वो भी किससे होते हैं? स्क्लेर फाइबर, इसी के फाइबर होते हैं वो, ठीक है। ऐसे आपने अखरोट वो देखा, अखरोट जिसको तोड़ते हैं ना, नट्स बोलते हैं ना, अखरोट हो गया, बादाम हो गया, तो उनके जो छिलके होते हैं ना, वो भी किससे बने हुए होते हैं? इन्हीं से बने होते हैं ना, स्क्लेरेन्मेटस फाइबर से बने हुए होते हैं। वो आगे आ जाएगा अपना। तो ये दो प्रकार की होती हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये तो होंगी नुकीली, है ना, लंबा एकदम से, फाइबर है तो ऑब्वियस सी बात है ना, लंबा होगा, थोड़ा नुकीला होगा, ऐसी करके कोशिकाएं होंगी। और ये कैसी होंगी? थोड़ा गोलाकार होंगी या अंडाकार होंगी। और दोनों में किसका डिपोजिशन होगा? लिग्निन का होगा। दोनों में डिपोजिशन किसका होगा? लिग्निन का होगा, ठीक है। तो इसमें डिपोजिशन किसका है? स्क्लेरेन्काइमा में, और उसमें कोलेनकाइमा में, और इसके अलावा किसी में डिपोजिशन मिलता है क्या? नहीं मिलता ना। तो ये लिग्निन का डिपोजिशन है, तो कैसी कोशिकाएं हो जाएंगी? डेड हो जाएंगी ना, मृत हो जाएंगी ना। लिग्निन का डिपोजिशन है। तो लिग्निन क्या है कि ऐसा पदार्थ है कि जिससे ना डिपोजिट हुआ तो वो बाहर से पानी वगैरह आने को रोक देगा, ठीक है। अब उसने रोक दिया पानी वगैरह को आने से, तो क्या हो जाएगा? वो सेल मर जाएंगी, क्योंकि बाहर से पानी वगैरह नहीं आ रहा ना। पानी नहीं आ रहा तो पानी के साथ ही मिक्स होके क्या आते हैं? मिनरल्स आते हैं। और पानी ही नहीं आ रहा तो फूड भी कैसे आएगा? ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये क्या हो जाएंगी? कोशिकाएं मृत हो जाएंगी। तो ये मृत होती हैं क्योंकि लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। अब देखो स्क्लेरिड्स, ये कोशिकाएं छोटी होती हैं, ठीक है, ऐसी होती हैं, लाइक मैं आपको बताती हूँ ऐसे, और इसमें छोटी सी कैविटी होती है, देन इसमें ऐसे ऐसे करके फाइबर्स ऐसे ये बन जाते हैं। और ये पूरा यहाँ पर जो डिपोजिशन होता है ना, वो किसका होता है? लिग्निन का होता है। आगे है ना, आगे अपन देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर आएगी, है ना। अब देखते हैं ये इसके, हाँ, छोटी होती है, मृत होती है, अत्यधिक मोटी वित्ती वाली होती हैं और नुकीले सिरे नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके कैसे होंगे? रेशे के, फाइबर के कैसे होंगे? नुकीले सिरे होंगे। अब देखो दीज सेल्स आर स्मॉल, देख लो भाई इंग्लिश मीडियम वाले, है ना, स्मॉल डेड एक्सट्रीमली थिक, यानी लिग्निन पूरे उसमें जमा हुआ है, एक्सट्रीमली थिक मतलब
पूरा प्रोटोप्लाज्म तो हटा दिया है ना, और उसकी जगह क्या बना लिया उसने, लिग्निन ने डिपोजिशन कर लिया। और इसमें लिग्निन का डिपोजिशन ज्यादा है तो इनमें यांत्रिक सामर्थ्य भी क्या होगी, ज्यादा। और यांत्रिक सामर्थ्य ज्यादा है तो ये अड़ियल होंगे एकदम से। आप अड़ियल चीज को एकदम से गिरा के देखो, या तो वो टूटेगा, टूट के खत्म होगा, वापस उसमें उठने की कैपेसिटी नहीं होगी, है ना। तो ये क्या होंगे, मृत होंगे, है ना। तो अब एक थिक वॉल होती है ना, जनरली देयर इज एंड आर नॉट पॉइंटेड, इसके जो एंड्स होते हैं वो पॉइंटेड नहीं होते, ऐसे चौकोर होते हैं, जैसे ना गोल गोल छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं और उनमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है। इस प्रकार की कोशिकाएं प्राय लंबी होती है, सक्रिय होती है, नुकीले सिरों वाली होती है ना। तो इसमें मेन जो डिफरेंस है ना, वो पॉइंटेड एंड नहीं है उसका, और इसका पॉइंटेड एंड है ना। यानी नुकीले सिरे हैं फाइबर के तो, और उसके नहीं है। आ रहा है ना यहाँ तक समझ में, ठीक है। अब इसकी आप स्ट्रक्चर देख लो, पहले स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, देन इसके बीच का पढ़ूंगी। देखो अब ये क्या है, अब आप एक कोशिका को निकालो इसको, है ना, जैसे मैंने ये निकाल ली एक कोशिका, ठीक है। तो बीच की तो ये कैविटी है ना, और ये जो पूरा है ना यहाँ पर ये जो डिपोजिशन है, ये किसका है, लिग्निन का है, ठीक है। तो पॉइंटेड एंड नहीं है ना इसमें, है ना, लेकिन ये पॉइंटेड एंड दिख रहा है आपको, है ना। तो ये तो हो गई आपकी सेल हो गई, स्क्लेरिड कोशिका हो गई, और ये क्या हो गए, फाइबर हो गए, तंतु हो गए, ठीक है। तो ये स्क्लेरन काइमेटस फाइबर है, और ये क्या है, सेल है, ठीक है। और ये जो स्टोन कोशिकाएं जो मैंने आपको बताई थी, ये इसी का टाइप है ना। वो किस में मिलती है, चीकू, है ना। चीकू खाते हैं तो करकराहट सा लगता है ना। अमरूद खाते हैं तो भी लगता है, नाशपाती खाते हैं तो भी लगता है। तो ये उसमें ये पाई जाती है, ठीक है। और जो फाइबर देखेंगे अपन, जैसे इसके नारियल के फाइबर हो गए, या फिर आपका नट्स के फाइबर हो गए, जो बीज है ना। बादाम किस किसने तोड़ा है, वो वाला मतलब तोड़ा होगा ना सबने ऐसे करके, तो आप देखोगे तो उसमें वो फाइबर दिखते हैं ना, वो ये फाइबर है, ठीक है। ऐसे ही सेम टू सेम नारियल में फाइबर होते हैं, खूब सारे फाइबर होते हैं ना। वो इसमें नहीं है, वो तो एंडोस्पर्म होता है, जिसको अपन पीते हैं ना पानी, और वो जो गुद्दा निकलता है वो एंडोस्पर्म होता है ना। वो जो बाहर का जो लेयर है ना, जैसे फल फ्रूट है, नारियल पूरा फ्रूट है ना, सबसे बाहरी उसमें जो हरी अपने को दिख रही है, पहले मान लो अपन ग्रीन नारियल से समझते हैं, ठीक है। तो हरी जो परत दिख रही है ना, वो है उसकी एपिडर्मिस, है ना, जो फल की सबसे बाह्य फल भित्ति बोल देंगे, ठीक है। जो जिसमें रेसे है ना, वो है मीजोडर्मिस, है ना, जिसको मध्य फल भित्ति बोल देंगे, ठीक है। फिर जो अंदर वाली है ना, जो एकदम नारियल बाद में किस में कन्वर्ट होता है, गोला में, है ना। गोले में जो वो काला काला पार्ट होता है ना, वो उसकी अंत फलवित्ती है ना, एंडोडर्मिस है। और एंडोडर्मिस के नीचे जो व्हाइट वाला पार्ट है ना, वो उसका एम्ब्रियो सेक है, भ्रूण पोष, ठीक है। एक्चुअली वो भ्रूण अपने भ्रूण के लिए बनाया है उसने, है ना, प्लांट ने, लेकिन हम खा रहे हैं उसको, ठीक है। तो ये है ना, तो वो एंडोडर्मिस है, उसका एंडोस्पर्म है, सॉरी, है ना। और एंडोडर्मिस उसकी जब बनती है, जब वो पूरा सूख जाता है, ठीक है। और हम जिसकी बात कर रहे हैं वो मीजोडर्मिस की बात कर रहे हैं। तो रेसे किस में मिलेंगे, मीजोडर्मिस में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, आपको समझ में आ रहा है। मीजोडर्मिस मतलब मध्य फलवित्ती, है ना। तो मैंने बोल दिया था ना साथ में, है ना। तो आप थोड़ा सा अब देखो उनके, हाँ देखो ये कोशिकाएं है ना, ये क्या है, पूरा अपन सेक्शन काटते हैं तो एक कोशिका तो आपको पता है हम ना देख सकते ना, माइक्रोस्कोप में भी नहीं अलग कर सकते है ना, क्योंकि ये पूरी जुड़ी हुई है। तो ऐसे सोचो, ये एक कोशिका है, फिर इसके साइड में दूसरी कोशिका जुड़ गई, फिर इसके में तीसरी जुड़ गई, फिर चौथी, ऐसे ऐसे करके जुड़ी हुई है ये सारी, है ना। है क्या, हाँ लाइक दैट, वही। तो वो जो भिंडी में जो दिख रहा है ना आपको खांचों के अलावा, वो लिग्निन का डिपोजिशन है ना। और लिग्निन का डिपोजिशन हो गया तो इसका जो साइटो मतलब जो प्रोटोप्लाज्म हो गया ना, देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जैसे ये अपनी प्लांट सेल है, ठीक है। इस पर ये सेकेंडरी सेल वॉल हो गई, और इधर हो गई है आपकी मिडिल लेमिना, इधर मान लो दूसरी प्लांट सेल होगी, ठीक है। फिर यहाँ भी होगी मिडिल लेमिना, ये भी दूसरी प्लांट सेल होगी, और यहाँ भी होगी। शुरू में हम लोग जब देखते हैं कि कोई भी फ्रूट्स जब कच्चा होता है ना, तो जो मिडिल लेमिना होती है ना ये वाली, इसमें किसका डिपोजिशन होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का डिपोजिशन होता है। याद नहीं करना है आपको, मैं बस समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे जैसे वो पकता है ना फ्रूट्स, है ना, तो ये इनका क्या होता है, ये घुलने लग जाती है ना। पैक्टेन एक वो होता है एंजाइम, उससे ये घुलने लग जाती है, तो फ्रूट कैसा हो जाता है अपना, सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है, पकने के बाद। तो अब ये हो गया। अब इसमें ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। अब क्या होता है कि मान लो ये सेल वॉल अपन इसको एक मान लेते हैं, ये है अपनी सेल वॉल कोशिका भित्ति,
ठीक है। अब क्या होगा कि इसके अंदर एक होती है पतली सी लेयर, इसको बोलते हैं झिल्ली, है ना, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। अब देखो मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, और ये इसमें है न्यूक्लियस, है ना। अब न्यूक्लियस का वैसे बनाऊंगी तो ये डबल मेम्ब्रेन होता है, ऐसे ऐसे करके इसकी बहुत सारी मेम्ब्रेन होती हैं, अपने में है नहीं तो मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ इस पे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके होता है। इसमें होता है बहुत सारा क्रोमेटिन, जो ये गुणसूत्र बनता है ना जिससे, और इसमें एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है जिसको केंद्र का बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं ना। तो ये वाला पार्ट है, ये ऐसे है, मैंने गोला बना दिया एक। ठीक है। अब इसी के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होती है कृष्णी। इसी के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है। अब अपने को हम इसको तो पूरे को क्या बोल रहे हैं, सेल बोल रहे हैं, कोशिका बोल रहे हैं। ठीक है। अब कोशिका में से क्या हुआ, जो सेल ऑर्गेनेल और न्यूक्लियस वाला जो पार्ट है, न्यूक्लियस को हटा दें अपन, केवल सेल ऑर्गेनेल और जो भी फ्लूइड उसमें भरा हुआ है, जो तरल पदार्थ भरा हुआ है, उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। लेकिन अगर न्यूक्लियस ऐड है और ये भी ऐड है, ये भित्ति जो है, तो इसको क्या बोल दिया हमने, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोल दिया, मैं आगे इसमें आएगा कि प्रोटोप्लाज्म डेड हो जाता है, इसलिए बता रही हूँ आपको, बिना मतलब के नहीं बता रही है ना। तो इसमें क्या होगा, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, है ना, प्लस क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और प्लस क्या हो गया, सेल ऑर्गेनेल हो गए, है ना, यानी कोशिकांग हो गए। कोशिका के अंदर जो अंग है उनको क्या बोल देंगे, कोशिकांग बोल देंगे। कोशिकांग हो गए, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस भी एक कोशिकांग ही है, और क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई, है ना। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, कोशिका भित्ति, सॉरी कोशिका झिल्ली, है ना। तो कोशिका झिल्ली हो गई। अगर ये तीनों नष्ट हो जाएं, और इसको अपन पूरे को क्या बोल रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोल रहे हैं, प्रोटो। ठीक है, इसको बोल रहे हैं प्रोटोप्लाज्म। ये पूरा नष्ट हो जाए तो इसमें से बताओ क्या बचेगा, मैं इसको मिटा देती हूँ। अब बताओ इसमें क्या बचा है, सेल वॉल बची है ना। और इस सेल वॉल पे किसका डिपोजिशन है, नहीं, अपन स्क्लेरन कायमा पढ़ रहे हैं, आप कॉलन कायमा बता रहे हो, किसका है, लिग्निन का। तो बस सेम टू सेम देखो यही चीज है। ये क्या हुआ, जाइलम आ गया, ये बच गई ना, खाली हो गया प्रोटोप्लाज्म इसमें से। क्यों हुआ खाली, क्योंकि लिग्निन का डिपोजिशन होने से क्या हो गई, सेल डेड हो गई, है ना। थोड़े दिन तो जीवित रहेगा उसको प्रोटोप्लाज्म, लेकिन ना उसको पानी मिल रहा, ना मिनरल्स मिल रहे, ना फूड मिल रहा, तो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब क्या होंगे, आपस में मरने लग जाएंगे। और जब सारी सेल्स का जो अंदर का पार्ट है वो मरने लग जाएगा, तो लाइसोसोम करके एक हमारे में सेल ऑर्गेनेल होता है, वो क्या करता है, उनका डाइजेशन करने लग जाता है, जैसे आत्मघाती थैली कहते हैं ना। तो वो सारा इसको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना, इसका मतलब इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं है। और अगर किसी भी सेल में प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो वो कैसी सेल होगी, डेड सेल होगी, है ना। आ रहा है यहाँ तक समझ में। तो ये सेल कैसी होंगी, स्क्लेरेनकाइमेटस जो सेल होंगी वो सारी डेड होंगी। हाँ, तो अब यार मैं क्या करूं, या तो आप सर को बोलो कि इंग्लिश वाली अलग क्लास लगाएं, इंग्लिश बोल रही हूँ तो हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत है हिंदी। अब मैं दोनों में बोल रही हूँ ना, मैं तुम लोगों को कोई दिक्कत आ रही है ना। तो कोई बात नहीं, इनका तो कहाँ, अरे डेड नहीं होता, ये तो आप फादर को मार रहे हो यार, डेड होता है DEAD। शाहिद खान, डेड नहीं होता वो। ठीक है, तो ये यहाँ तक आ गया समझ में। अब अपन थोड़ा सा पीछे चलेंगे, है ना। तो ये तो हो गई है ना। तो ये कैसी होती हैं, जो पॉइंटेड होती हैं, वो कौन होती हैं, स्क्लेरन काइमेटस फाइबर होते हैं, है ना, यानी दृढ़ ऊतक रेशे। बेटा जी आप आगे आ जाओ। अगर मैं ना ये हिंदी में, जैसे अभी मैंने ये लिख रखा है ना, ये क्या बोलते हैं आपका, दृढ़ कोशिका, ये नहीं लिखा आएगा, स्क्लेरीड्स ही पता है, ऐसे लिखा आएगा। ऐसे लिखा आएगा, बताओ फिर आप क्या करोगे। अगर आपको पता ही नहीं है स्क्लेरिड्स बोल किसको रहे हैं, तो आप कैसे पकड़ पाओगे। हिंदी में भी यही लिख देंगे और इंग्लिश में भी वही लिख देंगे, और एनसीईआरटी में भी ऐसा ही लिखा हुआ है।
भाई अगर एनसीईआरटी में दृढ़, ये तो पता है मैंने डलवाए हैं दृढ़ कोशिका कह के कि भाई हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे कि हम, उसमें लिखा ही स्क्लेरिड्स है। एनसीईआरटी की बुक भैया गए क्या, वो मेरी उसमें रखी है, मैं मंगवाती हूँ हिंदी वाली, यूं की त्यों लिखा हुआ है। तो आप थोड़ा सा ये देखो, टर्मिनोलॉजी तो ऊतक वाले में है, और इससे भी जो हार्ड टर्मिनोलॉजी आएगी वो एनिमल वाले में आएगी, है ना, स्क्वेमस, कॉल्यूमनर और फलाना ढिमका, तो वो और हार्ड हो जाएगी फिर आपके लिए। ये तो फिर भी थोड़ा सा फेमिलियर है, और मैं इतना मैं मेरी तरफ से मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, है ना। तो आप थोड़ा सा, और ऐसा नहीं, देखो मैं पिछली बार का पूरा रिवाइज किया है, फिर आप एक बार घर जाके पढ़ोगे, फिर कल अपन वापस रिवाइज करेंगे, अपने आप याद हो जाएंगी चीजें, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी। क्या क्या? हाँ वो एज इट इज आते हैं, क्योंकि देखो मैं बताऊं, उसके पीछे एक रीजन है, हम लोगों को हिंदी नहीं पता, ठीक है, या तो आरपीएससी हमको प्रोवाइड करे कि इसका हिंदी ये कहते हैं, है ना, तो हम उसमें से की में से छांट के उनको बना दें क्वेश्चन। जो हमें नहीं पता तो हम तो फिर उसका हिंदी वैसे ही लिखेंगे ना, समझ रहे हो। और जब एक बात बताओ, मैं अभी प्रोफेसर नहीं बनी, जब मुझे ही हिंदी में इतनी दिक्कत आ रही है, तो प्रोफेसर लोग को तो हिंदी छोड़े हुए कितने साल हो गए। तो या तो आरपीएससी हमें प्रोवाइड करे कि ये इसको हिंदी में ये कहते हैं, और आप इस बच्चों को हिंदी में ही ट्रांसलेट करके बताओ। अभी जो थोड़ा बहुत हिंदी ट्रांसलेट होके आ रही है ना, वो गूगल ट्रांसलेटर से होके आ रही है, तो उसमें और दिक्कतें हैं। उसमें ना असंगत को कुछ और ही लिख देंगे, मिसमैच को कुछ और लिख देंगे, है ना। फिर बोलते हैं ना कि अगर आपका हिंदी इंग्लिश का कुछ गलत होता है तो इंग्लिश वाले को सही मानेंगे, समझ रहे हो, तो आपका ही नुकसान। और आप सोचो 5 क्वेश्चन है मेरे तो, ठीक है, अब 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये करके डिलीट हो जाता है कि आपका हिंदी इंग्लिश समझ में नहीं आई, या कुछ भी हो गया, है ना, तो फिर आप लोगों का ही लॉस है ना, ऑथेंटिक इंग्लिश को मानेंगे। तो आप थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं भले ही 2 दिन एक्स्ट्रा ले लूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे को पेमेंट का भी कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं बोल देंगे सर को कि बच्चों को नहीं हो रहा है लर्न, अपन 2 बार क्लास लगा लेंगे, पर आप इसको याद ऐसे ही करो, है ना। तो थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट होगा, मुझे पता है, ये ऐसे नाम ही ऐसे, मैं क्या करूं बताओ, है ना, लेकिन हो जाएंगे, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। और आप कोशिश करो कि इनको हिंदी में जैसे दृढ़ कोशिका याद ना करके आप स्क्लेरिड्स याद करो। इंग्लिश तो सबको पढ़नी आती है ना, हिंदी मीडियम वालों को, आपको लगे ये साइंस का क्वेश्चन है, इंग्लिश में देख लो क्या कह रहा है वो, वैसे समझ लो, हिंदी में उस वर्ड को इंग्लिश में देख लो, ठीक है। अब अपने नोट्स में तो दोनों हैं, लेकिन आप फिर भी, है ना, कोशिश करो कि इंग्लिश जरूर याद करो इनकी, है ना, ठीक है। मैम जो एग्जाम में आएगा वो ही जरूरी है, हाँ जी, धीरे धीरे से समझ आएगा, अभी शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये इसमें क्या याद रखना है कि इसके जो सिरे होते हैं वो नुकीले नहीं होते हैं, पॉइंटेड एंड नहीं होते हैं, और इसके सिरे कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, ठीक है। और ये मत सोचो कि एक बार ही पढ़ेंगे अपन इसको, अभी कल वापस रिवाइज करेंगे, है ना, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करवाऊंगी, फिर रिवीजन हो जाएगा, फिर आप ऐसा, अपना कोई भी दोस्त है कुछ है तो आप उसको सुना दो, पूरा बक दो जाके, मैम ने आज ये पढ़ाया, ये पढ़ाया, ऐसे उनको कुछ ही समझ में नहीं आए, कोई मतलब नहीं है, आपको जाके बोल देना, और भले सामने रख के बोल दो, क्योंकि जितनी बार आप बोलोगे ना उतना ही ये चीजें याद होंगी, है ना, ठीक है। तो आप इसको कर लो, ठीक है। अब देखो, इसकी कोशिका भित्ति पर किसका डिपोजिशन होता है, लिग्निन का। अब आपको मैम लिग्निन को हिंदी बताओ, नहीं है भाई हिंदी, इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा है, देखो साइंस में, अब साइंस ऐसे ही थोड़ा ना बोलते हैं, हार्ड सब्जेक्ट है, तो थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा, है ना। अधिक जमाव होने के कारण कोशिका भित्ति समान मोटाई में, देखो बताया था मैं अभी, कोशिका की कैसी हो रही थी, मोटाई समान हो रही थी, ठीक है। प्रौढ़ अवस्था में इन कोशिकाओं में जीव द्रव्य नहीं होता, वो मैंने आपको बता दिया, लिग्निन का डिपोजिशन होने से क्या हुआ, इसका प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया, नष्ट हो गया, तो ये कैसी कोशिकाएं हो गई, ये डेड कोशिकाएं हो गई, कैसी हो गई, डेड हो गई, मृत हो गई, ठीक है। तो इसकी जो अभी अपन इसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे, लिविंग या नॉन लिविंग, डेड मैकेनिकल टिश्यू, और उसको क्या बोल रहे थे, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, ठीक है। तो ये लाइनें आपको याद रखनी, मैं बस बोल रही हूँ ना कि ये पॉइंट याद रखना है, बस वो आप अंडरलाइन करके स्टार कर लो, वो नहीं भूलना आपको, बाकी भूलो तो ठीक है, याद रखो तो ठीक है ना। इस ऊतक की कोशिका कठोर भागों में यांत्रिक सहारा, वो बताई दिया अपने को कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, आपको दिख रहा है यहाँ से, कम दिख रहा है, इसको हटा दो, नीचे रख दो, है ना, ठीक है। तो ये हो गया। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं, देखो अब आ गया वो वाला पॉइंट जो अभी मैंने आपको बताया था ना, ये पौधे के दृढ़ भाग मजबूत बनाता है। स्क्लेरिड्स आमतौर पर नट्स के फल, यानी कौन कौन से हो गए, अखरोट,
और क्या हो गया, बादाम। उनके खोल या फल आवरण यानी उनके खोल में, कवर में मतलब है ना। अमरूद, नाशपाती और चीकू के गुद्दे में, इसके पल्व में, अमरूद के पल्व में, नाशपाती के पल्व में और चीकू के पल्व में पाई जाती है ना। और फलियों के बीज आवरण, जैसे फलियां कौन सी, ये जो लेग्यूम होती है ना आपकी, जो दालों की फलियां होती हैं, उनके जो एकदम अपन तोड़ते हैं तो वो टूटती हुई चली जाती है ना, वैसे। और ये क्या कह रहा है, हाँ, एक बीज पत्री तने की किसमें, हाइपोडर्मिस में, ठीक है। मैंने बताया था गेहूं का एग्जाम्पल, गिरेंगे तो फिर वापस उठेंगे नहीं क्योंकि डेड है, ठीक है। तो अभी मैं आपसे पूछूंगी कि मोनोकॉट्स के, मोनोकॉट्स बोलते हैं एक बीज पत्री को, समझ में आ रहा है, मोनोकॉट्स यानी, मोनो यानी एक, बीज पत्री, कॉट्स यानी बीज पत्री, ठीक है। मोनोकॉट्स के हाइपोडर्मिस में कौन सा ऊतक होता है, स्क्लेरेंकाइमा। डाइकॉट के हाइपोडर्मिस में कौन सा ऊतक होता है, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा कैसा ऊतक है, लिव, जीवित, जीवित ऊतक है ना। और स्क्लेरेंकाइमा कैसा ऊतक है, मृत ऊतक है। कोलेनकाइमा में कैसा डिपोजिशन होता है कोनों पर, सेलुलोज और पैक्टिन का। और इसमें कैसा डिपोजिशन होता है, लिग्निन का। इसकी जो स्क्लेरिड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, पॉइंटेड नहीं होती हैं, है ना। और फाइबर कैसे होते हैं, एंड पॉइंटेड होते हैं, लाइक ये फाइबर है, जैसे इसके एंड कैसे पॉइंटेड है। इसी को बीच में से काट दो तो क्या हो जाएगा, स्क्लेरिड्स हो जाएगा। ओके, ऑनलाइन वालों। मैम हार्ड है तो कुछ नहीं, मेहनत करें, विदाउट एजुकेशन के लोग इंग्लिश बोलते हैं। हाँ सही बात है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, अभी एक बार और रिवाइज कर लेंगे। इसको, इसमें तो कुछ नहीं, मुझे तो लग रहा है कि आप लोगों को एनिमल वाला कैसे याद होगा। क्या बोले, हाँ वो तो देखो करवाएंगे ही, उसमें तो कोई डाउट है नहीं, ठीक है। ये अपने को समझ में आ गया। अब ये वाली जो लाइन है ना, है ना, ये वाली, ये 9th की एनसीईआरटी से लिए, इसमें क्या है, पत्तियों के सिरों में, बीजों और फलों के कठोर छिलके में। तो अभी कठोर छिलका बोल देगा या तो वो, या डायरेक्ट क्या बोल देगा, नट्स के छिलके, ठीक है। आ गया। नट्स मैंने क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि सिर्फ उन्हीं में मिलता है ना। और ये लाइन किस में दे रखी है, 11th वाली एनसीईआरटी में दे रखी है। तो अपन स्पेसिफाई करने के लिए हो सकता है एग्जामिनर 11th से उठा ले, क्योंकि टिश्यू तो उसमें भी है। तो मैंने 2-3 लाइनें ही ऐड करी है, ज्यादा नहीं है, बाकी 9th वाला ही पोर्शन है ना। क्या, ये अब कॉमन चल रहा है बेटा, कॉमन है अब ये, मतलब, हाँ वो उसमें नट्स के, नट्स का जो खोल होता है ना उसमें, और है ना क्या बोलते हैं वो जो है नारियल, उसके उसमें फाइबर्स में है ना। और जो गुद्दा है ना इसका, पल्वेस इसका, चीकू का, नाशपाती का और इनका, इनके जो पल्व में होगा तो सेल्स, सेल्स ही तो होंगी उसमें, फाइबर थोड़ी अंदर। आप खुद सोचो ना, फाइबर किसको बोलते हैं। हाँ उसके खोल में आप उसको तोड़ के देखो ना, ऐसे छोटे छोटे फाइबर दिखेंगे आपको। तो वो जो फाइबर है ना वो स्क्लेरिन काइमेटस फाइबर है, ठीक है। और जो अपन चीकू खा रहे हैं तो वो छोटी छोटी सेल्स अपने को मुंह में रह जाती है ना, उनको काटने में दांतों से आवाज आती है, वो क्या है, स्टोन कोशिकाएं हैं। एक स्टोन कोशिका किसका टाइप है, स्क्लेरिड्स का टाइप है, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन, पीछे तक कोई है, कोई दिक्कत हो, कुछ आ रहा है ना सब समझ में, ठीक है। तो ये आ गया पूरा, है ना, मजबूती प्रदान करते हैं। अब मैकेनिकल टिश्यू है तो ओबियस सी बात है मजबूती प्रदान करेगा, है ना। तो अब आते हैं अपने जटिल ऊतक। अब अपना सिंपल ऊतक खत्म हो चुका है, अब अपन जटिल ऊतक की तरफ जा रहे हैं। अब आपको ऑनलाइन वालों कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो, या फिर ऑफलाइन में भी, है ना, किसी को भी कोई दिक्कत हो कि मैम इस टॉपिक को दोबारा बता दो या कुछ भी है, भले ये अपन कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपन उसको वापस रिवाइज कर लेंगे, है ना। तो आप मुझे एक बार बता दो कि याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत हो। साइंस कितने दिन में कंप्लीट होगी यार, शुरू हुए एक दिन नहीं हुआ, कंप्लीट होने का लग रहा है यार, खतरनाक लोग हैं ये। हाँ बताओ ऑनलाइन वालों, जल्दी बताओ, फिर वापस नीचे फोन मत करना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके ठीक है, गुड। तो अपन चले नेक्स्ट, है ना, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं, जो दो या दो से अधिक
टाइप्स की सेल्स से मिलके बने हुए होंगे, है ना। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं जाइलम और फ्लोएम, है ना। ये दोनों ही चार चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलके बने हुए होंगे। आप लोग मेरे साथ बोलोगे, है ना। जाइलम का पढ़ रहे हैं पहले अपन, ठीक है। जाइलम पेरेन्काइमा, ये एकमात्र लिविंग टिश्यू है इसमें, ठीक है। जाइलम पेरेन्काइमा कैसा है, एकमात्र लिविंग है। बाकी तीनों कैसे हैं इसके, डेड है ना। फिर जाइलम पेरेन्काइमा के बाद आएगा ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स को बोलते हैं बाह्य निकाय। एन एन आएगा ना जिसमें निकाय, वो क्या है, ट्रैकिड्स है। वाही निकाय ट्रैकिड्स, है ना। फिर आएगा वेसल्स, वाहिकाएं, है ना। और फिर देन आएगा जाइलम फाइबर, है ना। ये तीनों कैसे हैं, मृत हैं। और पेरेन्काइमा कैसा है, जीवित है। यहाँ तक ओके है सबका, ठीक है। फिर अपन चलते हैं फ्लोएम पे, ठीक है। जैसे इसमें चार कोशिकाएं होती हैं, ऐसे ही उसमें कैसी होती हैं, चार टाइप की कोशिकाएं होती हैं। फ्लोएम में क्या चलता है, वही सेम फ्लोएम पेरेन्काइमा जैसे इसमें था। इसमें 3 एलिमेंट लिविंग होते हैं, जीवित होते हैं, उसमें 3 मृत होते हैं, ठीक है। ये याद रखना है। इसमें केवल वो फ्लोएम फाइबर जो होता है वो मृत होता है, बाकी तीनों क्या होते हैं, जीवित होते हैं। अब बाकी 3 कौन कौन से हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा, सीट्यूस, है ना, जिसे चालनी नलिका बोलते हैं, और एक होती है सहकोशिका जिसे कंपेनियन सेल बोलते हैं ना। इंपॉर्टेंट बात, चालनी नलिका जो होती है ना उसमें केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। आप बोलोगे मैम केंद्रक नहीं होता है तो वो डेड होनी चाहिए, फिर आप उसको लिविंग क्यों कह रहे हो। उसमें केंद्रक ही नहीं होता है, बाकी पूरा साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म है तो इसके केंद्रक का जो नियंत्रण होगा वो कौन करेगा, इसकी सहकोशिकाएं। सहकोशिकाएं कंपेनियन सेल करेंगी, ठीक है। इसलिए ये दोनों कोशिकाएं आपस में ऐसे जुड़ी हुई रहती हैं, इनको सिस्टर सेल्स भी बोलते हैं। आ गया समझ में। इसमें केंद्रक नहीं है ना, लेकिन इसमें है, इसने इस पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखा है, ठीक है। तो ये चारों रहते तो ऐसे गुच्छे में ही है, ठीक है। अब लेकिन सहकोशिका के पास हमेशा कौन सी कोशिका होनी चाहिए, चालनी कोशिका, है ना। अब देखो चालनी कोशिका जो होती है वो थोड़ी चौड़ी होती है ना, लंबी होती है, और उसके जो एंड पॉइंट होते हैं ना यहाँ पे, है ना, उसमें ऐसे 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 करके छिद्र होते हैं, ठीक है। उससे अपना फूड है ना वो पत्तियों से कहाँ जा रहा है, जड़ तक जा रहा है। समझ में आ रहा है। जैसे फोटोसिंथेसिस अपने कौन करता है, पत्तियां करती हैं। ये पत्तियां पत्तियां फूड बनाई, और फूड इसमें किसमें दे दिया, ट्रंक में दे दिया, चालनी नलिकाओं के थ्रू किसमें जा रहा है, नीचे जड़ तक जा रहा है। जड़ को भी तो जीवित रहने के लिए खाना चाहिए भाई, जैसे हमको खाना चाहिए और एनिमल्स को खाना चाहिए, प्लांट्स के भी हर पार्ट को खाना चाहिए, ठीक है। तो इसको खाना चाहिए। अब क्या होता है कई बार जो जैसे सर्दियों का मौसम है ना, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ठीक है एकदम। अब अपन तो क्या करेंगे, स्वेटर पहन लेंगे, सही बात है कि नहीं। अब प्लांट्स को भी तो अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो प्लांट क्या करेंगे, जो इसकी ये जब वाली जो लेयर होगी, है ना, जो चालनी नलिका की लेयर होगी, उसमें जो छेद होंगे उन पर कैलोज की डिपोजिशन कर देगा। किसका डिपोजिशन करेगा, कैलोज का। उससे क्या होगा, खाना आना हो जाएगा बंद, जो रिजर्व फूड है वो की वो फूड हो जाएगा, और प्लांट क्या करेगा, अपनी पत्तियों को गिरा देगा। तभी सर्दियों के जस्ट बाद क्या आता है, पतझड़ आता है ना। तो वो जितना खाना स्टोर फूड था, क्यों, क्योंकि उसको मतलब होता है ना एडवर्स कंडीशन में अपने को जीवित रखना है, समझ रहे हो। अगर पत्तियां होंगी तो पत्तियां तो क्या होंगी, जाड़े में सुकुड़ जाएंगी और मर जाएंगी और फिर खत्म, है ना। अगर वो कैलोज का स्टोरेज रखेगा तो एटलीस्ट अपनी जड़ों को तो सुरक्षित रखेगा, जितना खाना है उतना तो उसके पास रहेगा। जड़ सुरक्षित रहेंगी तो जैसे ही बसंत आएगा वो कैलोज वापस से कैलेज एंजाइम से हट जाएगा, और वापस से फूड और पानी का वो होने लग जाएगा, पत्तियां नई आ जाएंगी और वापस प्लांट पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। गॉट इट, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। तो ये 4 प्रकार की अपनी कोशिकाएं होती है, कैलोज तक और आगे तक है नहीं अपने में, बस थोड़ा सा मैं बता दी हूँ, है ना। अब देखो जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कंटेन मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल, ठीक है। मैम एनसीईआरटी की किस क्लास की बुक से है, 9th और 11th, ठीक है। लिख लो, नोट कर लो, 9th और 11th से है। ये कोशिकाएं मिलकर एक यूनिट के समान काम करती हैं, मैं बता दी। टाइप सेल कितने टाइप की हैं, 4 टाइप की हैं दोनों में, लेकिन काम कैसे कर रही हैं, एक साथ कर रही हैं, एक यूनिट की तरह कर रही हैं, ठीक है। इस ऊतक की सभी कोशिकाएं एक दूसरे के सहयोग से विशेष कार्य करती हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अगर कंपेनियन सेल नहीं है, सहकोशिका नहीं है, तो चालनी नलिका तो वैसे ही मर जाएगी, समझ रहे हो। उसका तो केंद्रक तो है नहीं उसमें, तो सारा जो अपना मास्टर है सेल का वो कौन है, केंद्रक है। तो सारा काम कौन कर रहा है, केंद्रक कर रहा है, उसके पास तो है नहीं। अगर वो आपस में ये मिलके काम नहीं करेंगी तो वो मर जाएगी, ठीक है। ये ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, है ना। अब देखो इसकी हिंदी इतनी खतरनाक होती है, इसको बोलते हैं दारू ऊतक, है ना। इसको बोलते हैं पोषवाह, लिखना चाहो तो लिख लो।
फिर भी किसी को है कि भाई हिंदी ही चाहिए पूरी, तो ठीक है लिख लेने दो, क्या फर्क पड़ता है। दारू तक, अगर कोई लिखना चाहे तो लिख लो। जाइलम को बोलते हैं दारू तक, और फ्लोएम को बोलते हैं पोषवाह, पोषवाह तक। हाँ पोष, ठीक है। हाँ बिल्कुल, दोनों मिलके बना काम करेंगे ना तो फिर इनको संवहन ऊतक बोलेंगे। इन दोनों को मिलके क्या बोलते हैं भाई, वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। अब आप पूछोगे कि मैम इनको संवहन ऊतक क्यों बोल रहे हैं ना, तो इनको संवहन ऊतक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जाइलम क्या कर रहा है, जड़ से वाटर और मिनरल्स को ऊपर लेके जा रहा है ना, संवहन की क्रिया के द्वारा ही जा रहा है। और फ्लोएम क्या कर रहा है, पत्ती में जो फूड बना है उसको है ना और ब्रांचेस तक और जड़ तक लेके जा रहा है ना, तो दोनों में क्या कर रहे हैं, आपस में संवहन का काम कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, संवहन ऊतक बोलेंगे, वेस्कुलर टिश्यू। और फिर ये दोनों जब आपस में ऐसे जुड़े हुए रहते हैं ना, इसको बोलते हैं पूरे को वेस्कुलर बंडल, ठीक है, जिसमें जाइलम भी आता है फ्लोएम भी आता है, ठीक है। वहां तक है नहीं अपने में, वो सिस्टम नहीं है ना, टिश्यू सिस्टम नहीं है अपने में, तो अपन वहां तक नहीं जाएंगे, है ना। ओके ऑनलाइन वालों, बताओ जल्दी कोई दिक्कत हो तो। एनसीईआरटी की किस साइड पर, क्या है ये, गूगल से कर लो। दारू तक, जाइलम, पोषवाहा, फ्लोएम। फ्लोएम की स्पेलिंग देखो, FLOYM, वाओ। अब देखो जाइलम, है ना, जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है, जल और खनिज लवणों का जड़ से लेकर प्लांट की लीव्स तक देना, है ना। तो ये है कि द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, ये 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले ट्रैकिड्स, मैंने बताया वाहिनिकाएं, बेटा ध्यान दो, देखो इसमें ना आना चाहिए, है ना, वाहिनिकाएं, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रैकिड्स, है ना। वाहिकाएं वेसल्स, और जाइलम तंतु यानी जाइलम फाइबर, और जाइलम पेरेन्काइमा, इसमें ये केवल लिविंग है ना, इसके आगे लिख लो लिविंग, हाँ जीवित। पेरेन्काइमा लिविंग है, बाकी ये सारे कैसे हैं, डेड है। और वो मैंने कल आपको बता दिया था कि इनको डेड होना क्यों पड़ता है, क्योंकि इनको वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करवाना है ना। अगर इनका खुद का प्रोटोप्लाज्म इनके पास होगा तो फिर कैसे करवाएंगे, नहीं करवा पाएंगे ना इतने उससे। जैसे मान लो इस नली में मैंने कचरा भर दिया तो फिर ये नहीं फ्लो कर पाएगा, अभी खाली रहेगी तो आराम से फ्लो होगा, है ना। अब ये सक्सेशन प्रेशर, जैसे अब लीफ है, लीफ का क्या हो रहा है, बार बार बाष्पोत्सर्जन हो रहा है, बाष्पोत्सर्जन हो रहा है तो वहां पर क्या एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है ना, या फिर है ना इनका खुद का वाटर का सक्सेशन प्रेशर होता है, समान समान अणुओं के बीच में कौन सा बल लगता है, तो उससे तो क्या होता है, ये आपस में चिपकते हुए वाटर के मॉलिक्यूल ऊपर जाते हैं, और वहां से वो प्रेशर क्रिएट हो रहा है क्योंकि इवेपोरेट हो रही है पत्तियों से बार बार पानी का, है ना, बाष्पोत्सर्जन हो रहा है, तो उसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है, तो जड़ें पानी को क्या करती है, जड़ से ऊपर की ओर ले जाती है, ठीक है। तो यहाँ ये 4 आ गए, उतना है नहीं अपने में, ठीक है। अपने बस यही याद रखना है जाइलम में कौन कौन सी सेल होती है, कौन सी मृत होती है, कौन सी जिंदी होती है, और क्या काम होता है इनका, है ना, यही आएगा। इस प्रकार की कोशिकाओं में जाइलम मृदुतक की कोशिकाएं, आ गया ना, जाइलम मृदुतक की कोशिकाएं जीवित होती हैं, बाकी सभी कैसी होती हैं, मृत होती है ना। ओनली जाइलम पेरेन्काइमेटस जो सेल होती है वही लिविंग होती है, बाकी सभी डेड होती है ना। जल्दी जल्दी है, नाइस क्लास मैम, थैंक यू बच्चा, पर तुम्हें ना आपस में बात मत करो, थोड़ा फोकस कर लो, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे चलो। अब देखो पहले अपन क्या करते हैं, इनके वो देख लेते हैं डायग्राम, है ना, फिर देन मैं इसका बताऊंगी। देखो ये है अपना जाइलम फाइबर, ठीक है, ये नुकीले ही होंगे, फाइबर है तो पॉइंटेड एंड होगा, फाइबर का एक चीज याद रख लो, एक तो पॉइंटेड एंड होगा, चाहे वो स्क्लेरन काइमेटस फाइबर हो, चाहे जाइलम फाइबर हो, चाहे फ्लोएम फाइबर हो, पॉइंटेड एंड तो फिक्स है, ठीक है, पॉइंटेड एंड होगा, लंबे होंगे, है ना। अब इसमें क्या है, वाहिकाएं हैं वो इसके कंपैरिजन में क्या होंगी, पतली होंगी, ठीक है। और जो वाहिका है मतलब वेसल्स हैं, है ना, वाहिनिकाएं ये क्या ट्रैकिड्स हैं, ये तो कैसी होंगी, पतली होंगी, लेकिन वेसल्स क्या होंगी, मोटी होंगी, है ना, चौड़ी होंगी, ठीक है। और इनके जो एंड्स होंगे ना वो ऐसे होंगे ऑब्लिक, और है ना उन पे बीच बीच में छेद होंगे, ठीक है, और फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर उसके ऊपर दूसरा, ऐसे जैसे ये 2 कोशिकाएं हैं, है ना, और इसी के ऊपर मान लो एक और आ जाए, है ना, ऐसे करके,
तो ये एक तो ऑब्लिक होंगे और एंडेड कैसे होंगे, परफोरेटेड होंगे, छिद्रित एंड होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? इसके नहीं होंगे, वाहिनिका के नहीं होंगे, वेसल्स के नहीं होंगे, है ना। हालांकि पानी का फ्लो दोनों करेंगे, लेकिन ज्यादा कौन करेगी, ये करेगी, है ना, क्योंकि ये चौड़ी है ना अंदर से। ठीक है, तो ये होता है। और ये क्या करेगा, फाइबर क्या करता है, हमेशा मैकेनिकल सपोर्ट देता है, उसके चारों तरफ लगा रहेगा ताकि जाइलम को कोई दिक्कत ना हो इधर उधर से। अब क्या होता है कि जो ये वेसल्स होती है ना, जैसे सपोज दैट ये ऐसे वेसल्स है, ठीक है। अब इसके चारों तरफ है जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब क्या होता है, कुछ यहाँ से मान लो कोई इंजरी हो गई, है ना, इंजरी मतलब समझते हो ना, कोई चोट हो गई, रफ्चर हो गया, कुछ भी हो गया, है ना। तो ये क्या करेंगी, जाइलम पेरेन्काइमा की कोशिकाएं अंदर की तरफ चली जाएंगी, है ना। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये जाइलम है इसलिए मैं बता रही हूँ, कई बार पूछ ले तो, है ना। तो ये जाइलम की पेरेन्काइमा की कोशिकाएं, यहाँ एक बड़ा सा गुब्बारे जैसा बहुत सारा जाइलम कोशिकाएं इकट्ठी हो जाएंगी, और ये पानी फ्लो में क्या करेंगी, रुकावट करेंगी। इसको बोलते हैं टोरस। क्या बोलते हैं, टोरस। ठीक है, ये होता है टोरस। तो अभी हमारे इसमें ही आया है, इसमें ये एपी वाले पेपर में, कि टोरस किससे बनता है, तो ये बनता है जाइलम पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं से। ठीक है, आ गया समझ में। हाँ, मृत होती है तो मैं कह रही हूँ ना, पाइप है, पाइप में से पानी ऊपर की साइड जाना है, एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, समझ रहे हो। तो अगर ये जिंदी होगी तो काम कर ही नहीं पाएगी ना। देखो, जब भी प्लांट सेल होती है ना, प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल होगी होगी, ये कंफर्म है ना। ये एक प्लांट सेल है, ये दूसरी प्लांट सेल है ना। इनके बीच में आपस में प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं, कुछ रंध्र होते हैं। जो सेल वॉल होती है ना, वो कभी भी पानी को नहीं रोकती है, पानी को आराम से जाने देती है। ठीक है, अब क्या होगा, इनमें एक होता है ओपी और टीपी, जैसे है ना, एक प्रेशर होते हैं ये, है ना, ऑस्मेटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, है ना। अब मान लो कोशिका के अंदर ये पानी भर गया, ठीक है। अब इसने है ना इस पर प्रेशर लगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें से इस सेल में कब जाएगा, है ना, जब ये बिल्कुल फटने वाली कंडीशन में हो जाएगी, है ना। और वो भी कितना जाएगा, जितना इसको मन करे भेजना है, मेरे को तो इतनू सा भेजना है, तो वो इतनू सा ही भेजेगी, समझ रहे हो। क्योंकि उसको कहेगा कि मैं तो अपना, अगर बिल्कुल पूरा भेज देगी तो ये मर जाएगी, है ना। इसका प्रोटोप्लाज्म लाइसिस बोलते हैं उसको, वो हो जाएगा, तो पूरा नहीं भेजिए। अब इस समस्या से बचने के लिए जाइलम ने क्या किया कि अपन पूरा ही प्रोटोप्लाज्म हटा देते हैं। पूरा प्रोटोप्लाज्म हटा देंगे तो कोशिकाओं के पास, इसमें एनर्जी भी तो खर्च हो रही है ना। आप देखो, इसकी एटीपी खर्च होंगे, वही एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा रहा है, तीसरी में जा रहा है, चौथी में जा रहा है, और टाइम भी कितना सारा लगेगा। प्लांट्स के पास इतना वो थोड़ी टाइम, उनके तो आप पानी डालो, थोड़ी देर बाद चेक कर लो आप, मतलब काट के मिड पॉइंट पे। इसका अपन एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, पानी में क्या डालते हैं अपन, कोई कलर डाल दिया, कोई मतलब ऐसे ना डाई डाल दी जो आराम से अपन देख पा रहे हैं, तो फिर उसको अपन एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। तो इससे ही पता चला था इन्हीं एक्सपेरिमेंट से कि जाइलम कैसा होता है, खोखला होता है ना, ये मृत होता है। तो ये बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड है हाँ। नहीं नहीं, केवल पेरेन्काइमा जीवित होती है, बाकी सारे मृत होते हैं जाइलम में। हाँ, कार्य यही है उसका, कार्य और कुछ नहीं है। बस ये देखो, ये अगर जीवित नहीं होती ना पेरेन्काइमा, तो टोरस बना ही नहीं पाती ना, समझ रहे हो। फिर तो जल का प्रवाह रुकता ही नहीं, टोरस बना ही नहीं पाती। हो गया क्या टाइम? अच्छा, ठीक है। अब ये हो गया। हाँ, अब देखो, वाहिनिकाएं देख लो, है ना, ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स ये लंबी होती हैं, नुकीली होती है, मैंने अभी बताया था, पॉइंटेड सिरे थे इनके, है ना, और सक्रिय होती हैं, ठीक है। और ये हो गया, ट्रैकिड्स आर लॉन्ग, नैरो एंड पॉइंटेड एंड्स, ठीक है। अब आता है इसकी भित्तियां कठोर व लिग्नीकृत होती हैं, इसकी भी भित्तियां पर क्या है, लिग्निन है। लिग्निन है तो क्या होंगी, मृत होंगी। कठोर तो होंगी, लिग्निन है तो क्या हो जाएंगी, मृत हो जाएंगी, है ना, क्योंकि उनका प्रोटोप्लाज्म नष्ट हो जाएगा लिग्निन के आते ही, है ना। प्रोटोप्लाज्म नष्ट हो जाता है, नहीं होता है, ठीक है। ये मृत होती है। बेलना का, और फिर आ गया अपना वाहिकाएं, वेसल्स। वेसल्स कैसी होती हैं, मोटी होती हैं, बेलनाकार होती हैं, चौड़ी गुहा की होती हैं, एक दूसरे से नलिका के ऊपर नलिका ऐसे जुड़ी हुई होती है ना। और इनके जो एंड्स पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, परफोरेटेड होते हैं, मतलब उनमें छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया, लिग्नीकृत होती है और मृत होती है। बाकी इनकी सब भित्तियों पे क्या होता है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है ना।
तो आपको जाइलम में क्या याद रखना है, एक तो चारों टाइप की कोशिकाएं याद रखना है, ठीक है। फिर ट्रैकिड्स कैसी होती हैं, पॉइंटेड एंड होते हैं ना, दोनों लिग्निन सब पे है ना, पेरेन्काइमा को छोड़ के सब पे लिग्निन है। और उसके बाद है ना, लिग्निन है तो ओबीएससी की बात है, क्या हो जाएगी, मृत हो जाएगी, है ना, क्योंकि उसको क्या नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा है ना। सुबेरिन होगा तो हवा भी नहीं मिलेगी, है ना, वो मैं आगे बताऊंगी कॉर्क सेल में, वो क्वेश्चन लास्ट टाइम आया है आपके इसमें फर्स्ट ग्रेड में, है ना। तो लिग्निन है तो क्या नहीं मिलेगा इसको, पानी नहीं मिलेगा, और पानी नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगी, ये मृत हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो ये मृत हो जाती है, हो गया। बस मैं ये फ्लोएम अपन कल पढ़ लेंगे, है ना। तो ये जाइलम वाला कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, जाइलम तंतु फाइबर, जो जाइलम फाइबर है वो लंबी कोशिकाएं हैं, आपको पता ही है ना। लिग्निन का इनमें भी होगा, मैंने बताया ना, 3 जो मृत है उनमें सब में लिग्निन होगा, पेरेन्काइमा में लिग्निन नहीं होगा, है ना। अधिक होती है, गुहिका होती है, मृत होती है, जाइलम मृदुतक, जाइलम मृदुतक सामान्य मृदुतक की तरह होता, तो सामान्य मृदुतक में था क्या लिग्निन, जो अपन नॉर्मल पेरेन्काइमा पढ़ रहे थे उसमें लिग्निन था, नहीं था। तो जो जाइलम मृदुतक भी कैसा होता है, सामान्य मृदुतक की तरह ही होता है, ठीक है। अब फ्लोएम आ गया। अब मैं थोड़ा सा ऑनलाइन वालों से पूछ लेती हूँ, आपको कोई क्वेरी हो तो मुझे बता दो, और बाकी अपन कल वापस रिपीट कर लेंगे इसको जाइलम से, या फिर पूरा एक बार रिवाइज कर देंगे, ठीक है। हाँ बच्चों, ऑनलाइन वालों बताओ कोई दिक्कत हो तो। इंसान में गिरने खूनों को रोकता, क्या कह रहे हैं शाहिद खान आप, ये क्या कह रहे हैं मैम, कोशिकाओं का उपयोग इंसान की में गिरते खून को रोकना। मैम आपको भी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का एग्जाम दिया था क्या, हाँ बेटा दिया था मैंने, है ना। और कोई क्वेश्चन बताओ, ठीक है। वर्षान एंजल, ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके। और कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन है बताएं। अब थोड़ा सा आगे आ जाओ। एक सेकंड रुको, हाँ हाँ हाँ। जाइलम फाइबर तो उसको मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, वेसल्स और ट्रैकिड्स दोनों का काम है वाटर को और मिनरल्स को ले जाना, और पेरेन्काइमा भी क्या कर रहा है, उसको फूड वगैरह प्रोवाइड करवा रहा है और खुद का फूड बना रहा है वो। नहीं, जाइलम पेरेन्काइमा भी तो है ना, जाइलम पेरेन्काइमा भी है जो लिविंग सेल है। हाँ, बेसल्स और ट्रैकिड्स का एक ही काम है, वाटर और मिनरल्स को ले जाना, और जाइलम फाइबर का क्या काम है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड, जैसे ये बेसल्स खड़ी हैं तो उसको सपोर्ट भी तो कोई चाहिए ना, उसको प्रोवाइड कर, मैकेनिकल सपोर्ट ये प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू, ओके, ठीक है, एनी क्वेश्चन, चले, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।